उस लडिचके की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे सिर्फ धुंधले पीले सर्कल्स दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे उसका विजन साफ हुआ, वह कंफ्यूज्ड हो गया कि वह कहाँ है। उसे लगा कि शायद उसने टाइम ट्रैवल किया है। उसे अपने अंदर एक अजीब सा एम्प्टीनेस महसूस हो रहा था, जैसे कड़ी मेहनत किसी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसे धुंधली सी एक औरत की याद आई जो उसे काल्म रखती थी। अचानक उसकी नजर पास की टेबल पर पड़ी और वह शॉक्ड रह गया। वह घबराहट में थोड़ा हंसा और वहां रखी एक चीज की ओर हाथ बढ़ाया। उसने देखा कि टेबल पर मेडिकल टूल्स और कई शार्प ऑब्जेक्ट्स बिखरे हुए थे। उसने एक टूल उठाया और उस पर लाल लिक्विड की बूंदें देखीं। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसकी मेमोरीज बिजली की तरह वापस आईं और उसके चेहरे पर प्योर फियर छा गया। उसने खुद की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर ओपन किया गया था और उसके इंटरनल पार्ट्स निकाल लिए गए थे। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि कोई अथॉरिटीज को बुलाए, उसे रिपोर्ट लिखवानी है। वह किसी भी तरह अपने मिसिंग पार्ट्स वापस पाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने खड़ी डीडीएचए होने की कोशिश की, वह कोलैप्स हो गया और सीधे ठंडे फर्श पर मुंह के बल गिरा। उसे पास ही एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो डॉक्टर से पूछ रहा था कि क्या उन्हें सिर्फ कुछ खास पार्ट्स ही लेने चाहिए थे। डॉक्टर ने जवाब दिया कि हालात खराब हैं और मार्केट प्राइसेस गिर चुके हैं, इसलिए उन्हें जो मिले वो सब निकाल लेने का हुक्म दिया गया था। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब हमने सब कुछ निकाल लिया? लड-डीएचके ने किसी तरह अपना फोन पकड़ ढा, लेकिन वह इतना वीक था कि कॉल करने का बटन तक नहीं ढूंढ पाया। उसे ऐसा लगा जैसे वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने मान लिया कि अब यह उसका एंड है। जैसे ही उसे चक्कर आने लगे, उसे अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर का एक विजन दिखाई दिया जो हाथ हिलाकर उसे हेलो कह रही थीं। उसने अपनी दादी से कहा कि वह अब भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तभी उसके फोन पर एक टूटे हुए दिल की स्ट्रेंज पिक्चर दिखाई दी। उसकी दादी एक स्पूकी अंदाज में मुस्कुराई और लड्राशके को लगा कि उसके पास द वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स नाम के इस गेम को खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने स्टार्ट बटन दबाया। स्क्रीन पर लिख कर आया, अंत निश्चित है, लेकिन जीने की इच्छा प्रबल है। उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद एक औरत की इमेज दिखी। पसीने से तरबतर और टेरिफाइड होने के बावजूद उसने पॉजिटिव जवाब पर क्लिक किया। उसने कहा कि वह जीना चाहता है और अपने मिसिंग पार्ट्स ढूंढना चाहता है। अचानक उसने खुद को एक अविश्वसनीय नई दुनिया में पाया। अच्छी खबर यह थी कि वह अभी भी जिंदा था, लेकिन बुरी खबर यह कि उसके शरीर के अंग अभी भी गायब थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने एक लैंटर्न की रोशनी में एक पोर्टल खुलते देखा। एक ग्रे बस उसमें से बाहर निकली और काले कपड़ों में एक लड्डू नीचे उतरी। पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका चेहरा बहुत क्रीपी और गंदा था। वह अपनी सूनी सफेद आंखों से उसकी तरफ बढ़ाने लगी। लड्डू को लगा कि उसे डरना चाहिए, लेकिन चूंकि वह अंदर से इतना एम्प्टी महसूस कर रहा था, उसे लगा कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वह अपनी जगह पर डटा रहा और उससे पूछा कि क्या वह वाकई उसे खत्म कर सकती है जो पहले से ही जा चुका है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाईं और कहा कि उसका सीना पूरी तरह से खुला हुआ है। लड्डू ने अपना हाथ बढ़ाया और बड्डी काइंडली उससे बस पर चढ़ने के लिए कहा। उसने साथ चलने का फैसला किया और बस की तरफ बढ़ा। लड्डू बार बार यंग मास्टर से बस पर सवार होने की रिक्वेस्ट करती रही। लड्डके ने पूछा कि क्या उसने उसकी बात सुनी। अचानक उसके पीछे की रोशनी तेज हुई और वह लड्डकी ट्रांसफॉर्म हो गई। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। मुंह से झाग और लाल लिक्विड बहने लगा और उसके नुकीले फैंग्स बाहर निकल आए। डरने के बजाय लड्ढैका हंसने लगा। उसने कहा कि उसके पास अब कोई पार्ट्स बचे ही नहीं हैं, इसलिए वह उसे डरा नहीं सकती। उसने उस मॉन्स्टर गर्ल के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया और उसे तमीज से बात करने को कहा। वह लड्ढकी गुस्से में दिखी, लेकिन उसने माना कि वह केयरलेस थी। लड्ढके ने हाथ बांधकर इंतजार किया। आखिरकार वह खद्दी हुई और बद्दी पोलाइटली उसे बस पर चढ़ने के लिए कहा। संतुष्ट होकर लड्ढका मुस्कुराया और बस के अंदर चला गया। बस के अंदर उसने आईने में खुद को देखा। वह बहुत ही शानदार ड्रेस था। उसने गौर किया कि बस बहुत पुरानी थी और उन लोगों से भरी थी जिनकी आंखों में सिर्फ सैडनेस और खालीपन था।
वह एक डरी हुई शांत लड़डचकी के बगल में बैठ गया और उसका नाम पूछा, पर वह खामोश रही। तभी वह मॉन्स्टर गर्ल वापस आई और सबका वर्ल्ड ऑफ विशेस में स्वागत किया। उसने ऐलान किया कि उनका टेस्ट अब शुरू होने वाला है। इस बीच असली दुनिया में एक पुरानी अबैंडन्ड फैक्ट्री में हलचल हो रही थी। हरे चोगे और चश्मे वाला एक आदमी लाल कार के पास दूसरे आदमी से बात कर रहा था। तभी एक लड्ढैचकी ने उस आदमी से कहा कि उसने अच्छा काम किया है, पर अचानक उसने उस चश्मे वाले आदमी पर वेपन तान दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने उसे ढेर कर दिया। उसने उसके शरीर से एक धड़कता हुआ हार्ट बाहर निकाला और उसे ऊपर उठाकर कहा कि वह इसकी धड़कन सुन सकती है। वापस वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स में उस मॉन्स्टर गर्ल ने पहले टेस्ट के बारे में बताया, जिसका नाम था एलिमिनेशन। उसने यात्रियों से कहा कि 10 मिनट में वे एक पुराने पुल को पार करेंगे जो सबका वजन नहीं सह पाएगा। अगर उन्होंने बस का भार कम नहीं किया तो पुल टूट जाएगा और सब गिर जाएंगे। उसने साफ कहा कि अगर कोई एक इंसान बस से उतर जाए तो बाकी सब सेफ रहेंगे। यात्री बुरी तरह टेरिफाइड थे। उसने समझाया कि वे किसी एक के नाम पर वोट कर सकते हैं या किसी को जबरदस्ती उतार सकते हैं। जो इस टेस्ट को पास करेगा वही अपनी विशेस पूरी कर पाएगा। सिर्फ 5 मिनट बचे थे, तब एक यात्री ने पूछा कि बस से उतरने वाले का क्या होगा। मॉन्स्टर ने जवाब दिया कि वह इंसान बस खत्म हो जाएगा। मेन कैरेक्टर ने अपनी स्थिति के बारे में सोचा और उसे लगा कि क्या वह पहले ही खत्म नहीं हो चुका है। यात्री बस में रहने के लिए भीख मांगने लगे। एक औरत ने कहा कि वह एक्सपेक्टेंट मदर है, एक आदमी ने कहा कि वह बीमार है और एक छोटे लड़ेचके ने कहा कि उसे अपने फायरमैन पिता को बचाना है। सबके पास रुकने की कोई न कोई मजबूत वजह थी। मेन कैरेक्टर को लगा कि उसके अंग वापस पाने की इच्छा उनके मुकाबले उतनी नोबल, महान नहीं है। मॉन्स्टर गर्ल ने याद दिलाया कि समय हाथ से निकल रहा है। तभी एक यात्री ने सुझाव दिया कि उस गर्भवती औरत के लिए वोट किया जाए क्योंकि वह सबसे वीकेस्ट लिंक है। वह औरत चिल्लाई कि वे लोग कितने क्रूर हैं। पर एक आदमी ने पलटकर कहा कि सबकी अपनी डिजायर्स हैं और क्या वह खुद सबको रोककर क्रूरता नहीं कर रही। पूरी भीड़िड्डा उस औरत पर टूट पड़ रही और उसे दरवाजे की तरफ धकेलने लगी, जबकि वह रोते हुए भीख मांग रही थी। लोग उसे धकेलते रहे और वह मॉन्स्टर गर्ल उन्हें उकसा रही थी कि वे जल्दी फैसला करें। उस औरत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां मौजूद आदमी सिर्फ क्रूरता से मुस्कुरा रहे थे। अचानक मेन कैरेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सेफ कर लिया। उसने भीड़ से पूछा कि क्या उन्होंने पहले वोट करने का फैसला नहीं किया था। उसने बड्ढे फर्म अंदाज में कहा कि उसने अभी अपना वोट नहीं डाला है। यात्री बहस करने लगे कि यह सबका फैसला था और उन्होंने पूछा कि क्या वह उस औरत की जगह लेना चाहता है। लॉर्डेके ने यात्रियों से कहा कि वे इस स्थिति को गलत तरीके से देख रहे हैं। उसने समझाया कि नियम सिर्फ यह कहता है कि किसी एक को बस छोड़नी होगी, पर इसमें यह कभी नहीं लिखा कि वह यात्री ही होना चाहिए। मॉन्स्टर गर्ल इस ट्विस्ट से दंग रह गई और उस लड़के को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। उसने चेतावनी दी कि पुल ढाने में अब 1 मिनट से भी कम बचा है। उसने डराया कि अगर उन्होंने अभी किसी को बाहर नहीं निकाला तो सबका एंड निश्चित है। मेन कैरेक्टर ने गौर किया कि वह मॉन्स्टर गर्ल अब खुद पैनिक करने लगी थी। लडेजके ने चश्मा पहन रखा था। उसने उसे ठीक किया और शांत होकर भीड़ से कहा कि उन्हें टीम के भले के लिए सोचना चाहिए। उसने तर्क दिया कि उन्हें उसे बाहर निकालना चाहिए, जो इस टीम का हिस्सा ही नहीं है। उसने सुझाव दिया कि अगर वे इस मॉन्स्टर गर्ल से छुटकारा पा लें तो बाकी सब बस में सुरक्षित रह सकते हैं। मुख्य किरदार ने पूछा कि कितने लोग इस सुझाव के अगेंस्ट खिलाफ हैं। उसने बताया कि अगर वे इसे बाहर निकाल दें तो उन्हें किसी भी यात्री को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोग सोचने लगे कि उन्होंने यह पहले क्यों नहीं सोचा। एक एक करके सबने हाथ उठाना शुरू कर दिया। पूरी भीड़ ने उस मॉन्स्टर गर्ल को एलिमिनेट करने के लिए वोट कर दिया। वह बहुत टेरिफाइड और हैरान थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मेन कैरेक्टर मुस्कुराया और उस प्रिंसेस से कहा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। वह मॉन्स्टर गर्ल चीखने लगी कि वे उसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लॉर्डके ने जवाब दिया कि जब वह पहली बार बस में चढ़ा था तब उसने उसे मारा था, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं किया।
उसने अंदाजा लगाया कि खेल के रूल्स उसे यात्रियों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। उसने पूछा, क्या मैं सही हूं? वह लडिचकी उसे रूड कहने लगी और उसकी तरफ झपट्टी। लडिचके ने कहा कि उसके जैसा कोई जीव उसके साथ एक ही बस में कैसे हो सकता है। उसने उस मॉन्स्टर के बाल पकड़ दे, उसे बाहर निकलने को कहा और बस से नीचे फेंक दिया। दरवाजा तुरंत बंद हो गया और सभी यात्री इस रिजल्ट से बहुत खुश थे। अगले स्टॉप का ऐलान हुआ, द वीपिंग ट्वाइलाइट। एक आदमी ने गौर किया कि वे पहला टेस्ट पास कर चुके हैं। दूसरे ने टिप्पणी की कि उन्हें शुरू से ही उस कंडक्टर को बाहर फेंक देना चाहिए था। वह सोचने लगा कि यह कितनी भयानक बात थी कि वे लगभग उस एक्सपेक्टिंग वुमन को खतरे में डालने वाले थे। मेन कैरेक्टर ने अपने हाथों की तरफ देखा जो गोल्डन लाइट से चमक रहे थे। वह सोचने लगा कि क्या उस लड़डिचकी के जाने पर उसे कोई आइटम मिला है। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार बस में चढ़ने को कहा था तब उसने स्पेशल पावर्स का जिक्र किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे अपने दिमाग में फिर से एक ईविल वॉइस सुनाई दी। लड्डी डच का थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसके हाथ में जो चीज थी वह एक समनिंग आइटम की तरह लग रही थी। उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी लाइफ वैसे भी हमेशा डेंजरस रही है। उसे लगा कि यह ट्रॉफी उसके अच्छे कामों का इनाम है। अचानक यात्री घबरा गए और पूछने लगे कि बस इतनी जल्दी क्यों रुक गई। उन्होंने पूछा, क्या हमें उतरना होगा? मेन कैरेक्टर ने उनसे कहा कि दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। बस विशाल लोहे के गेट्स, आयरन गेट्स के सामने रुकी थी। वह लडीज का उस ग्रे बस से उतरने और गेट्स की तरफ बढ़ाने वाला पहला इंसान था। बाकी यात्री उसके पीछे चलने लगे और उस गर्भवती लडीजकी ने पूछा कि यह कौन सी जगह है। तभी उन्हें पास ही एक क्रीपी आवाज सुनाई दी। आगे देखने पर उन्हें घास में लेटी हुई 2 पूंछ वाली एक डरावनी गुद्दिया स्कैरी डॉल दिखी। वह अपनी सूनी आंखों से उन्हें घूर रही थी और क्रूरता से मुस्कुरा रही थी। इस बीच कहीं और वह मॉन्स्टर वुमन आईने के सामने खड्डी अपना सिर पकड़े हुए थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक टूटे हुए आईने में देखते हुए उस मॉन्स्टर वुमन ने शिकायत की कि उसके पास अपने नॉर्मल फॉर्म में लौटने का एक मौका था, पर उस लडीडीचके ने सब बर्बाद कर दिया। उसने उसे हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया। वह चाहती थी कि उसका जल्द ही एंड हो जाए और वह अपना रिवेंज लेने के लिए पूरी तरह गंभीर थी। इधर गेट्स पर आदमियों ने घास में उस गुद्दिया को देखा और दावा किया कि वहां कोई गोस्ट है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है, पर एक आदमी ने कहा कि यह सिर्फ एक रैग डॉल है और दूसरों को उसे न छूने की सलाह दी। मेन कैरेक्टर ने पीछे खड़े सभी लोगों को उठने और बिना धक्का मुक्की किए एक एक करके बाहर निकलने को कहा। यात्रियों ने उसकी बात मानी और सावधानी से उतर गए। जैसे ही वे सब बाहर आए, वह बस अपने आप चालू हुई और उस भयानक जगह से चली गई। लड़ीचकी ने पूछा कि अगर बस चली गई तो वे यहां से एस्केप कैसे करेंगे। एक आदमी ने जवाब दिया कि उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वे यहां से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लड़के ने कहा कि यह जगह बहुत क्रीपी है और क्या वे सब यहां खत्म होने वाले हैं। तभी अचानक एक लड़की वहां आई और उसने पूछा कि यह शोर किस बात का है। उसने अपना चश्मा ठीक किया और उनकी तरफ बढ़ी। उसने पूछा कि क्या वे सब वॉलंटियर्स हैं। वह दरवाजे पर खड़ी ही हुई, अपना परिचय डायरेक्टर के रूप में दिया और ग्रुप को अपने पीछे आने को कहा। उसने समझाया कि वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं क्योंकि वहां के रेजिडेंट्स भूखे थे। सबको यह बात बहुत स्ट्रेंज लगी। डायरेक्टर ने मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ डीएच लिया। लड डीएचके ने उससे कहा कि डरना सामान्य है और उसे इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उसे एहसास हुआ कि वह क्यों डरी हुई थी। डायरेक्टर ने ग्रुप को बताया कि हर इंसान 3 टीमों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसने कहा कि उन्हें कमरों के दरवाजों पर बच्चों द्वारा छोड़े गए इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। उसने चेतावनी दी कि बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए उन्हें उन इंस्ट्रक्शंस का पालन हर हाल में करना होगा। अगर उन्होंने रूल्स टुड्डी तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसने बताया कि किचन ग्राउंड फ्लोर पर है और हर कमरे में एक रेस्ट रूम है। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे एक स्पेशल सिचुएशन में हैं, इसलिए उन्हें उसके निर्देशों को याद रखना होगा। डायरेक्टर उन्हें नर्सिंग होम की लॉबी तक ले गई। उसने यात्रियों से कहा कि
कि यह आज के लिए उनका टास्क है और तुरंत शुरू करने का हुक्म दिया। उसने उन्हें एक क्रीपी लुक दिया और चेतावनी दी कि अंधेरा होने के बाद वे अपने कमरों में ही रहें। उसने यह भी जोर दिया कि रात में उन्हें अलर्ट रहना होगा और बहुत गहरी नींद में नहीं सोना है। मुख्य किरदार कमरा नंबर 203 के दरवाजे तक पहुंचा। उसने गौर किया कि डायरेक्टर ने बातें तो बहुत की, लेकिन पेमेंट का जिक्र तक नहीं किया। वहां एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि उसे एक ऐसे बुजुर्ग को खाना पहुंचाना है जो बहुत डिफिकल्ट और गुस्सैल स्वभाव का है। लड्डी डीडीएचके ने सोचा कि वॉलंटियर्स को आखिर उनका पेमेंट कहां से मिलेगा। उसने पहले किचन जाने का फैसला किया। उसे याद था कि वह पहली मंजिल पर है। वह नीचे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बेसमेंट की सीढ़ियां उतरी, उसे लोगों की आवाजें सुनाई दीं जो कह रहे थे कि खाने की खुशबू कितनी अच्छी है। ऐसा लग रहा था कि अगर इस टेस्ट में उन्होंने बुजुर्गों का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो उनके लिए बड्डी मुश्किल हो जाएगी। लॉर्ड डाचका तेजी से आगे बढ़ा और एक दरवाजे के पास से गुजरा जिस पर अजीब सी राइटिंग थी। एक आदमी ने लू नाम के लडिचके से पूछा कि वह क्या कर रहा है। लू ने कहा कि कुछ नहीं, लेकिन उस आदमी ने दावा किया कि उसने कमरा नंबर 101 के दरवाजे के नीचे से लाल लिक्विड निकलते देखा है। लू ने माना कि उसे पता है और उसका टास्क उस कमरे को साफ करना है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई हर्ट हुआ हो। उसने सुझाव दिया कि बस थोड़े एक्स्ट्रा मसालों के साथ मांस मीट फ्राई कर लिया जाए, क्योंकि उस कमरे की महिला को स्पाइसी खाना पसंद है। लडचके ने एक पैन खोला और मांस का एक टुकड़ा बाहर निकाला। उसने जिक्र किया कि वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स में यह उसका पहला मौका नहीं है, लेकिन हर टेस्ट अलग होता है, जिससे खतरे से बचना और भी हार्ड हो जाता है। उसने दूसरों को चेतावनी दी कि अगर वे अंत तक पहुंच भी जाए तो उन्हें उन लोगों को वापस लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो मर चुके हैं। एक आदमी ने लू से पूछा कि क्यों। लू ने समझाया कि जो चले गए हैं वे दोबारा अपनी असली लाइफ में वापस नहीं आ सकते। उसने पूछा कि क्या वे वाकई पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जिस इंसान को वे वापस लाएंगे वह वही होगा। उसने कहा कि वह पक्के तौर पर जानता है कि जो कुछ भी वापस आएगा वह ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बीच मुख्य किरदार ने फ्राई किए हुए मांस की प्लेट पकड़ दी। लड्डेचके ने गौर किया कि सिर्फ वही लोग इस दुनिया में पहुंचते हैं जो अपने अंत के करीब हों या जिनकी डिजायर्स बहुत चरम पर हों। उसने कहा कि जब इच्छा पूरी तरह हावी हो जाती है तो अंत एक रिलीफ, राहत जैसा महसूस होता है। वह कमरा नंबर 203 के पास पहुंचा और फूड डिलीवरी का ऐलान किया। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर से उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़का अंदर गया और बिस्तर के सामने वाली टेबल पर मीट रख दिया। बूढ़ा आदमी धीरे से उठा और खाने की ओर बढ़ा। उसने करीब झुककर उस फ्राइड मीट को सूंघा और पागलों की तरह उसे खाना शुरू कर दिया। मेन कैरेक्टर ने उससे कहा कि वह इतनी जल्दी न करे ताकि उसका दम न घुटे। लड़के ने मन ही मन सोचा कि यह टास्क तो असल में काफी आसान था और उसकी किस्मत अच्छी रही। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस बूढ़े का चेहरा एक बहुत ही डरावने रूप में बदल गया। लड़के ने मजाक में कहा कि अगर उसे स्टेक पसंद नहीं आया तो वह सीधे कह सकता था। अचानक उस बूढ़े ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे लड़के के सीने के पार कर दिया। हालांकि उस बूढ़े को अंदर कुछ भी नहीं मिला। मेन कैरेक्टर पूरी तरह से एम्प्टी था और उसके पास निकालने के लिए कोई भी इंटरनल पार्ट्स नहीं बचे थे। बूढ़े को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का अंदर से इतना खाली कैसे हो सकता है। वह सदमे में उस लड़के के शरीर के अंदर अंगों को ढूंढता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का एक रियल पर्सन है भी या नहीं। वह बूढ़ा आदमी अपने डरावने फैंग्स, नुकीले दांत और आंखों में एक अजीब चमक के साथ बहुत क्रीपी लग रहा था। लड़के ने बूढ़े से पूछा कि वह इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। उसने कहा कि किसने सोचा होगा कि अंत के बाद भी वह इतना खाली ही रहेगा। उसने बूढ़े से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वहां है या नहीं, क्योंकि हर कोई हमेशा उसका एक टुकड़ा चाहता है। उसने बूढ़े से पूछा कि क्या उसे वह सॉफ्ट लगता है और वह इतना टफ क्यों बन रहा है। मेन कैरेक्टर ने उस बूढ़े को पकड़ा और फर्श पर पटक दिया। उसने पूछा कि वह उसके दिए हुए खाने में कमियां क्यों निकाल रहा है। लड़के ने उस बूढ़े का सिर पकड़ लिया
और उसके शरीर से एक काला लिक्विड बहने लगा। लड़के ने पूछा कि क्या वह वाकई नहीं खाने वाला है, और उसने प्लेट उसकी तरफ फेंक दी। बूढ़ा आदमी कराहने लगा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। मेन कैरेक्टर ने डील नहीं दी और उसे मजबूती से दबोच लिया। उसने पूछा कि क्या उस बूढ़े को लगता है कि वह यह व्यवहार बर्दाश्त करेगा, या वह अब मर्सी, दया की भीख मांगने वाला है। जब लड़के ने उसे फर्श पर पटका, तब भी उसने उसका चेहरा नहीं छोड़ा। बूढ़े आदमी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेन कैरेक्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि उसे उसका एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। जब वह उस बूढ़े से निपट रहा था, तभी वह गर्भवती लड्डे की कमरे के अंदर झांकने लगी। उसने दरवाजा खोला और लड्डे के से मदद मांगी, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। लड्डे का उस बूढ़े के ऊपर खड्डा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका अंत कर रहा हो। उसका हाथ बूढ़े के चेहरे पर था, जो लाल लिक्विड से सना हुआ था। लड्डकी यह देखकर सदमे में थी। उसने कमरे में कदम रखा और गौर किया कि उनका टास्क तो मरीज की देखभाल करना था, लेकिन यहां तो लड्डिका उसे चोट पहुंचा रहा था। लड्डिके ने अब भी उस बूढ़े का सिर पकड़ देख रखा था। बूढ़ा आदमी बहुत धीरे से कुछ बड्डिबड्डाया। लड्डिके के दिमाग में एक आवाज ने कहा कि वह बिल्कुल सही कर रहा है और उसे इसे खत्म कर देना चाहिए। उसने अपना हाथ बूढ़े के सिर पर ही रखा और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि क्या उसके पास बस इतना ही समय था। उसे लगा कि वह बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर है और उसने उस स्पिरिट को बुलाने के लिए फिर से कार्ड इस्तेमाल करने का सोचा। लेकिन तभी उसे नियम याद आया कि 2 कॉल्स के बीच 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। लडी डीडीएच का इस देरी से खुश नहीं था। उसे एहसास हुआ कि आइटम अभी रीसेट नहीं हुआ है और उसे पसीना आने लगा। उसने तुरंत अपना तरीका बदला और बूढ़े को समझाया कि पहले जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी थी। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि फिर से कुछ बोलने की कोशिश की। लड़के को लगा कि शायद डर की वजह से वह बूढ़ा अब नॉर्मल हो गया था। वह उसके पास गया और पूछा कि क्या वह अब खाना खाएगा। बूढ़ा कुछ अस्पष्ट बद्दबद्दाया और सीधे उस मांस की प्लेट की ओर झपटा। लड्डाचके ने उसे एक अच्छे बच्चे की तरह पुचकारा। उसने सोचा कि यह स्पिरिट मैप जरूर किसी के दिमाग को प्रभावित करने की ताकत रखता है, वरना उसके मन में इतने एग्रेसिव, हिंसक विचार नहीं आते। उसने तय किया कि वह इस कार्ड को एक राज रखेगा और इसे अपने ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। वह उस गर्भवती लेडी डीएचकी के पास गया, जो अब होश में आ रही थी और मदद के लिए पुकारने लगी थी। मेन कैरेक्टर ने उससे कहा कि वह डरे नहीं और उसकी बात ध्यान से सुने। उसने उससे कहा कि उसे एक कन्फेशन करना है। उसने दावा किया कि वह सरकार की ओर से है और कुछ चीजों को गुप्त रखना जरूरी है। उसने लड्डिचकी से कहा कि उसे बस इतना जानने की जरूरत है कि वह एक अच्छा इंसान है और वह उसकी चुप्पी पर भरोसा कर रहा है। लड्डचकी ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगी। लड्डचके ने पूछा कि क्या उसे अब भी मदद चाहिए। उसने जवाब दिया कि सहायता पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। मेन कैरेक्टर जानता था कि यह खतरनाक है और वह अभी स्पिरिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसने लॉर्ड जेचकी से कहा कि वह जितनी हो सके मदद करेगा, लेकिन उसने कोई वादा नहीं किया और अपनी जान जोखिम में डालने से साफ मना कर दिया। लड्डकी ने तुरंत उसका शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा कि उसका टास्क क्या है। उसने बताया कि उसे एक बुजुर्ग की पीठ साफ करनी है। इधर 1 घंटा पहले लॉबी में एक आदमी ने जिक्र किया कि एक औरत ने उसका कान जख्मी कर दिया क्योंकि उसे उसका भागना पसंद नहीं आया। दूसरे ने कहा कि उसे एक बहुत ही खराब त्वचा वाले बूढ़े की मालिश करनी पड़ रही। तीसरे ने बताया कि अगर वह समय रहते नहीं भागता तो वह खत्म हो चुका होता। पूरे ग्रुप को यह टेस्ट खौफनाक लग रहा था। तभी बैसाखियों के सहारे एक पैर वाला आदमी उनके पास आया। वह ओल्ड लू था। दूसरों ने पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने समझाया कि भले ही उसने अपना पैर खो दिया है, लेकिन वह अभी जिंदा है। उसने गौर किया कि टेस्ट अभी शुरू ही हुआ है, फिर भी कई लोग मर चुके हैं। उसने पूछा कि वह बस वाला रूड गाय कहाँ है। दूसरों ने कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा और मान लिया कि वह भी मर चुका होगा। अचानक डायरेक्टर वहां प्रकट हुई। उसने पूछा कि वे सब यहां भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं और क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। लोगों ने उसके कपड़ों पर लाल धब्बे देखे
और सोचने लगे कि क्या उसने भी किसी को खत्म किया है। एक ने पूछा कि अगर वे काम पूरा नहीं कर पाए तो क्या वे मारे जाएंगे, क्योंकि ये टास्क्स नामुमकिन लग रहे थे। डायरेक्टर ने जवाब दिया कि काम पूरा करना मायने नहीं रखता, क्योंकि वे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि उनका स्वाद एक्सलेंट होना चाहिए। प्रतिभागियों को समझ नहीं आया कि वह ऐसी बात कैसे कह सकती है, और उन्हें यकीन हो गया कि वह इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तभी डायरेक्टर ने पीछे खड्डिए दो लोगों की तरफ इशारा किया और पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं। लड्डेच का बोल पड्ढा और कहा कि वे बस जानकारी जुटा रहे हैं। उसने डायरेक्टर से कहा कि वे वहां उसे देख रहे थे, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी आकर्षक थी कि वे अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। यह सुनकर वह गर्भवती लड्डेच की सोचने लगी कि क्या यह वाकई सरकार से है, क्योंकि उसका तरीका बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा था। डायरेक्टर हल्की सी हंसी और लड्डेचके से कहा कि वह बहुत बातें करता है। उसने सबको याद दिलाया कि अगर काम पूरा नहीं हुआ या कोई शिकायत मिली तो उसे रूल्स लागू करने पड़ेंगे। अंधेरा होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए उसने सबको जल्दी करने का हुक्म दिया। जाते जाते डायरेक्टर ने मेन कैरेक्टर से कहा कि वह उससे आज रात मिलेगी। लडीडीएचके ने गौर किया कि वह उसकी बातों में आ गई है, पर वह सीरियस नहीं था। उसके अपने प्लान थे और वह किसी स्पिरिट के इशारों पर नहीं नाचना चाहता था। बाकी लोग तुरंत उसके पास आए और पूछने लगे कि उसे चोट कैसे नहीं लगी और क्या उसने अपना काम पूरा किया। लडडिचके ने जवाब दिया कि वह बस लकी था, जिसे उन लोगों ने एक बड़ी कामयाबी माना। उन्होंने पूछा कि क्या उसने गेम के मैकेनिज्म, काम करने के तरीके के बारे में कुछ गौर किया है। ओल्ड लू ने कहा कि आखिरकार वे सब इंसान हैं और उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक और आदमी ने याद दिलाया कि इस लडीएचके ने उस गर्भवती औरत को बचाया था, इसलिए वह उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ देगा। मेन कैरेक्टर ने गौर किया कि सूट वाला वह आदमी मैनिपुलेशन, बातों में फंसाने में माहिर था। उस आदमी ने लडीएचके से पूछा कि वह इतना सेल्फिश, स्वार्थी कैसे हो सकता है। मेन कैरेक्टर ने उसे चुप रहने को कहा और साफ किया कि उसे मॉरल प्रेशर, नैतिक दबाव से सख्त नफरत है। उसने उस गर्भवती लड्डी डीएचकी का हाथ पकड़ दीधा और उसे अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि उस ग्रुप के पास कोई काम की जानकारी नहीं थी। ओल्ड लू ने लड्डके को रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि उसके पास कोई सबूत तो नहीं है, पर क्या लड्डका वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स के बारे में और जानना चाहता है। लड़के ने पूछा कि क्या वह बताने के लिए तैयार है। लुई ने कहा कि वह अपने पिछले गेम के बारे में तभी बताएगा जब एलडीएच का अपनी जानकारियां साझा करेगा। उसने दावा किया कि यह जानकारी लडीएचके की डिजायर पूरी करने में मदद करेगी। उस आदमी ने बताया कि पिछले गेम के दौरान उसने इस दुनिया का असली चेहरा देखा था। उसने एक फ्लैशबैक साझा किया जहां कर्ज की वजह से कुछ लोगों ने उसे बल्लों से मारा था। उसका नाम लू जांग था और जुए की लत ने उसे भारी कर्ज में डुबो दिया था। वह इस गेम में सिर्फ पैसा चाहता था, पूरे 10 लाख। जब वह असली दुनिया में वापस लौटा तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। उसके अकाउंट में 10 लाख आ गए थे। हालांकि कुछ ही समय बाद उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गए और कोमा में चले गए। उसे जो 10 लाख मिले थे वह असल में उनके इंश्योरेंस का पैसा था। उसकी इच्छा पूरी हुई, पर उसकी कीमत उसके पिता की सलामती थी। उसने अपना सिर पकड़ डीएच लिया और रोते हुए कहा कि उसके पिता अब भी अस्पताल में हैं। उसने समझाया कि इच्छाएं किसी जादू से पूरी नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही ट्विस्टेड, विकृत तरीके से सच होती है। लड़के को एहसास हुआ कि अपने अंगों को वापस पाने की उसकी इच्छा का नतीजा शायद उसे खराब अंग मिलना या किसी और के साथ हादसा होना हो सकता है। वह समझ गया कि उसे बहुत सावधान रहना होगा। ओल्ड लू ने कहा कि इसीलिए उसे मदद चाहिए, क्योंकि वह पहले ही अपना एक पैर खो चुका है। लड़के ने सोचा कि बूढ़े आदमी को संभालने का उसका तरीका दूसरों के लिए शायद काम न करे और उन्हें उनके अंत की ओर ले जाए। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने गेम के मैकेनिक्स के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखा है। उसने सबको गुड बाय कहा, उस गर्भवती लड़की का हाथ पकड़ा और उन्हें लक विश किया। उसने फिर से उसी कमरे में जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि वह बूढ़ा आदमी कोई सुराग दे सकता है या नहीं। रास्ते में लड़की ने पूछा कि क्या वह वाकई सरकार से है और उसने दूसरों की मदद क्यों नहीं की।
मेन कैरेक्टर ने उसे याद दिलाया कि उन्हीं लोगों ने उसे बस से बाहर फेंकने की कोशिश की थी, फिर भी वह उनका बचाव कर रही थी। उसने पूछा कि क्या सरकारी लोग आम लोगों से इतने अलग होते हैं? फिर उसने मान लिया कि वह बस दिखावा कर रहा था। लड़की ने जवाब दिया कि अगर उसे भी चुनना होता कि बस से कौन उतरेगा तो शायद वह भी वही फैसला करती जो उन्होंने किया। आखिरकार उस औरत की भी एक इच्छा थी जिसे उसे पूरा करना था। उसका पति एक फायर फाइटर था जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया था और वह अपने अजन्मे बच्चे के साथ अकेली रह गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, इसलिए उसे लगा कि उसे हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। उसने लड़के की ओर एक प्लीडिंग नजरों से देखा। मेन कैरेक्टर ने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह बच्चा एक हीरो की संतान होगा। फिर वह उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और उसे करीब आने को कहा। वह कुछ जवाब चाहता था। लड़के ने बूढ़े से कहा कि वह चुन ले, या तो सच बता दे या रेजिस्ट करे, और पूछा कि उसने उस पर हमला क्यों किया था। उसने बूढ़े आदमी को कागज का एक टुकड़ा थमाया। बूढ़े ने उस पर लिखा कि उसे फ्राइड मीट, तला हुआ मांस पसंद नहीं है। लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि यह बात डायरेक्टर के उस दावे के उलट है कि बच्चों ने दरवाजों पर निर्देश छोड़े थे। उसने फैसला किया कि वे नोट्स एक ट्रैप थे। जब लड़की ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मेन कैरेक्टर ने समझाने के लिए एक उंगली उठाई। उसने कहा कि दरवाजों पर दी गई जानकारी संभवतः गलत है। उसने समझाया कि अगर वह निर्देशों के उलट काम करेगी तो वह खतरे से बच सकती है। लड्डी एचकी ने कहा कि वह समझ गई और उसे शुक्रिया कहकर वहां से चली गई। मेन कैरेक्टर को चिंता थी कि अगर वह बच भी गई तो इन हालातों में बच्चा शायद स्वस्थ न हो। उसने यह भी सोचा कि उसे रात में बहुत संभल कर रहना होगा। लड्डी एचके ने डायरेक्टर के बारे में सोचा। वह आकर्षक तो थी, पर इंसान बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कोई इंसान वैसा व्यवहार नहीं करता। 2 घंटे गुजर चुके थे और लड़का सोचने लगा कि क्या उस लड़की ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। अचानक डायरेक्टर वहां आ पहुंची। मेन कैरेक्टर ने उसके आने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने ऐसे नाटक किया जैसे वह गहरी नींद में हो। उस लड्ड डेचकी ने उसकी तरफ देखकर आंख मारी और पूछा कि वह बस वहां खडिद्या क्या कर रहा है। लड्डिडेचका जानता था कि वह अभी डायरेक्टर को लड्डिड्याई में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने उसे अपनी बातों में फंसाने का फैसला किया। उसने डायरेक्टर से कहा कि वह वाकई मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने उसका इक्विपमेंट छीन लिया। डायरेक्टर ने उसे यूजलेस कहा और बताया कि वार्ड फोर्स और 1 का वॉलंटियर और उस कमरे का बुजुर्ग दोनों गायब हो गए हैं। उसने उसे अंधेरा होने से पहले उन्हें ढूंढने का हुक्म दिया। लॉर्ड के ने याद दिलाया कि उसने खुद अंधेरे के बाद अंदर रहने को कहा था। उसने यह भी जोड़ा कि वह लोगों को ढूंढने में माहिर है। डायरेक्टर ने उसे चिंता न करने को कहा और वादा किया कि अगर वह कामयाब रहा तो उसे इनाम मिलेगा। उसके जाने के बाद मेन कैरेक्टर को याद आया कि वार्ड 401 उस लड्डेचकी को दिया गया था जिसने बस में उसके बगल में सफेद जुराबें पहनी थीं। उसने शाम को लॉबी में उसे नहीं देखा था। वह बिना शोर किए गलियारे में आगे बढ़ा ताकि किसी मुसीबत से बच सके। हालांकि उसे दूसरी मंजिल से ऊंची एड्डी के जूतों की आवाज सुनाई दी। एक गोस्ट गर्ल उसके पीछे प्रकट हुई और कहा कि उसने उसे पकड़ डीएच लिया है। मेन कैरेक्टर ने खुद को समझाने की कोशिश की कि चूंकि वह अंदर से एम्प्टी है, उसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसने तुरंत वहां से निकलने का प्लान बनाया। उसने उस भूतनी से कहा कि वह उनसे डरता है, भले ही उन्होंने पहले उसकी आवाज न सुनी हो। जैसे ही उसने हटने की कोशिश की, वह प्रेतबाधित लड्डेचकी एक अजीब से सुरीले अंदाज में उससे बात करने लगी। उसने कहा कि वह इंसानों से नहीं डरती, पर उन्होंने उसे गहराई से सुना है। जब वह सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसने अपने भूतिया हाथ से उसका कंधा पकड़ डीएच लिया और उसे रुकने को कहा। लड्डेके ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ने से साफ मना कर दिया। उसने उसे डराने के लिए अपना स्पिरिट आइटम निकालने की कोशिश की, पर ठंड की वजह से उसका हाथ सुन्न हो गया था। उसे एहसास हुआ कि वह आइटम अभी दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। वह गोस्ट गर्ल हंसी और बोली कि वह खुद को जोड़ने का काम बस पूरा ही करने वाली है। लड्डके को एहसास हुआ कि वह लड्डर नहीं सकता, इसलिए उसे भागना होगा। उसने गलियारे में शरीर के अंग बिखरे हुए देखे और समझ गया कि वह खुद को फिर से रीअसेंबल कर रही है।
अगर उसने खुद को जोधा लिया तो वह बद्धी मुसीबत में पटडट जाएगा। लद्दाका किसी तरह बचकर भाग निकला और अपने सीने को पकड़ दे लिया। राहत महसूस करते हुए कि वह बाल बाल बचा, उसने गौर किया कि इस गलियारे में कोई लाल धब्बे नहीं थे, जो कि एक अच्छा संकेत था। वह कमरा नंबर 401 के सामने खड़ा था। दरवाजे पर लगे नोट में लिखा था कि पिता को याददाश्त की समस्या है और उन्हें पर्दों के पीछे हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, लेकिन उनके साथ खेलना डेंजरस है। अपनी विपरीत नियमों वाली थ्योरी को याद करते हुए लेडी डी डेचके ने फैसला किया कि काम पूरा करने के लिए उसे लुका छिपी खेलनी ही होगी। उसने दरवाजा खोला और कमरे में अलग अलग भाषाओं में सबका अभिवादन किया। उसने पर्दों के पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। बस वाली, वह लडीएच की मदद के लिए चिल्लाती हुई उसकी तरफ दौड़ी और उसे कसकर पकड़ डच लिया। मेन कैरेक्टर ने उससे पूछा कि उस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ। उसने रोते हुए समझाया कि उसने लुका छिपी खेलने की कोशिश की, पर सब गड्ढबदैट हो गया। उसने बताया कि पहली बार जब उसने बूढ़े को ढूंढा तो वह चुपचाप खड़ा था, लेकिन दूसरी बार उसके साथ और भी लोग थे, और तीसरी बार तक बूढ़ों की पूरी स्क्वाड पर्दों के पीछे छिपी थी। वह बुरी तरह डरी हुई थी और उसने लड़के से उसका बॉयफ्रेंड बनने की भीख मांगी ताकि वह उसे बचा सके। लड़के ने उससे कहा कि वह कोई गलतफहमी ना पाले। वह वहां सिर्फ डायरेक्टर के आदेश पर आया था और हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। लड्डकी ने मदद के लिए गिड्ड गिद्दाते हुए कहा कि वह मरना नहीं चाहती। लड्डके ने सोचा कि उस बहादुर गर्भवती महिला के मुकाबले यह लेडी डीएच की सिर्फ यह चाहती है कि कोई और उसके बदले यह टेस्ट पास कर ले। लेडी ढेचका पर्दों के पास पहुंचा और उन्हें झटके से हटा दिया। बूढ़े लोगों के बजाय वहां चमकदार लाल आंखों वाले क्रीपी मॉन्स्टर्स थे। वे चिल्लाए कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। लड्डैचके को एहसास हुआ कि ये जीव युवाओं को निशाना बनाते हैं। उसने अपनी मुट्ठी उठाई जो गोल्डन लाइट से चमक रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह उन्हें संभाल लेगा। राक्षस हंसे और उस पर हमला कर दिया। लड़का बहादुरी से लड़ा, लेकिन वे राक्षस आते ही रहे, उसे मारते हुए चिल्ला रहे थे, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। मेन कैरेक्टर ने कहा कि उसे चोट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वे हारना डिजर्व करते हैं। उसने अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी, जिससे वह बुरी तरह थक गया। उसने एक को हराया, पर तुरंत दूसरा उसकी जगह आ गया और उसे चीटर कहने लगा। अचानक लड़के ने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में एक रेड मून, लाल चांद उग रहा था। उसे डायरेक्टर के जाल का एहसास हुआ। उसने सबको रात में कमरों के अंदर रहने को कहा था, लेकिन कमरों में रोशनी रोकने के लिए पर्दे नहीं थे। वह अजीब चांदनी बुजुर्गों को पागल कर रही थी और उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल रही थी। डायरेक्टर असल में वॉलंटियर्स को उनके चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। लड़के को सच समझ आ गया। उसने चालाकी से राक्षसों का ध्यान चांद की तरफ भटकाया। जैसे ही उसने दोबारा देखा, वे राक्षस पिघल चुके थे और वहां एक नॉर्मल बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। लड़के ने उससे आराम करने को कहा और वादा किया कि वे कल फिर खेलेंगे। वह कमरे से बाहर भागा। उसे खुशी थी कि उसने गायब मरीज को ढूंढ लिया है। हालांकि लाल चांद अभी भी चमक रहा था, इसलिए बाहर निकलना बहुत डेंजरस था। उसने सीढ़ियों से उस लड़की की चीखें सुनी। वह भूतनी उसके ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन कार्ड के कूल डाउन पर होने की वजह से वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। 3 घंटे बीत गए। लड़के ने सामने देखा और हल्का सा हंसा। उसने सोचा कि क्या सफेद जुराबों वाली उस लड़की का यह आखिरी मंजिल थी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और बस उम्मीद ही कर सका। इस बीच वह वापस कमरा नंबर 203 में चला गया। उसने गौर किया कि ब्लड मून की वजह से नर्सिंग होम के बुजुर्ग पागल हो रहे थे, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था जो पहले ही डिफीट हो चुके थे। उसने खुद से कहा कि यह एक अच्छा दिन था। उसने बूढ़े से पूछा कि वह अगले दिन क्या खाना चाहेगा। बूढ़े ने कागज पर लिखा कि उसे रॉ मीट, कच्चा मांस चाहिए। मेन कैरेक्टर ने वादा किया कि वह एक बड्ढी प्लेट लेकर आएगा। तभी बूढ़े ने लिखा कि सच तो यह है कि उसे कच्चा मांस पसंद नहीं है, पर उसके बेटे को है। लड़के ने पूछा कि क्या वह जानबूझकर सारा मांस अपने बेटे के लिए बचा रहा था। उसने इशारा किया कि वह सारा मांस तो अब रॉटन, सड़ चुका है। बूढ़े ने फिर लिखा, उसे नहीं पता कि उसका बेटा कब लौटेगा। मेन कैरेक्टर ने इस बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी।
वह बूढ़ा आदमी एक ऐसे बेटे का इंतजार कर रहा था जिसने शायद उसे इस अजीब नर्सिंग होम में मरने के लिए छोड़ दिया था। वह मांस जिसे वह अपने बेटे के लिए बचा रहा था, दिन ब दिन वहीं पड़ा सड़ रहा था और उससे भयानक बदबू आ रही थी। लड़के ने सोचा कि प्यार और ऑब्सेशन के बीच फंसा होना कितनी क्रूर चीज है। नर्सिंग होम में पहली रात आखिरकार खत्म हुई। सभी प्रतिभागी बाहर एक चमकती लालटेन के नीचे जमा हुए। ग्रुप ने गौर किया कि पहली रात की तुलना में कल रात कम लोग मरे थे। वे सब एक घेरे में खड़े थे। मेन कैरेक्टर उस गर्भवती लड़की के पास गया और कहा कि उसे खुशी है कि वह अभी भी जिंदा है। उसने तुरंत शुक्रिया कहा और बताया कि अगर उसके टिप्स न होते तो वह खत्म हो चुकी होती। लड़के ने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक अंदाजा था, लेकिन चूंकि उसने साबित कर दिया कि यह काम करता है तो वह दूसरों को भी बता सकती है। अचानक लाल ऊंची एड़ी के जूते दिखाई दिए। वह खुद डायरेक्टर थी। वह ग्रुप के पास आई और बोली कि यह बुरा नहीं है कि इतने सारे लोग अभी भी यहां हैं। उसने हवा में एक कार्ड फेंका। बच्चों की तरफ देखते हुए डायरेक्टर ने समझाया कि ये आज के लिए उनके टास्क्स हैं। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह उनसे फिर मिलेगी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी और वह अपने होंठ चाट रही थी। वह रुकी और मेन कैरेक्टर वोंग मिंग को अपने पास बुलाया। उसने ऐलान किया कि भले ही वार्ड फोर्स और 1 की वॉलंटियर मर चुकी है, लेकिन वांग मिंग ने गायब बूढ़े को ढूंढ निकाला है। उसने कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उसे इनाम के तौर पर एक बैग थमा दिया। वांग मिंग ने डायरेक्टर से कहा कि वह मदद करके सम्मानित महसूस कर रहा है और हंसा। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वह सच बोल रहा है और वादा किया कि वह आज रात उससे फिर मिलने आएगी। मेन कैरेक्टर सोचने लगा कि जिंदगी इतनी कठोर क्यों है। उसने बैग में देखा और पैसे पाकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में पैसे भी होंगे। ओल्ड लू ने समझाया कि यह वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स की करेंसी है। उसने बताया कि उसने पिछली बार लोगों को इसका इस्तेमाल करते देखा था और इन्हें विश कॉइन्स कहा जाता है। वांग मिंग ने कहा कि इतनी अंधेरी जगह के हिसाब से यह नाम बहुत खूबसूरत है। बूढ़े ने उसे चेतावनी दी कि वह इन्हें अंडर एस्टिमेट न करे। वोंग मिंग ने सबको बताया कि वार्ड पेंच और 4 का काम सफाई करना था। वहां लगे बोर्ड पर लिखा था कि मदर की मेमोरी जा चुकी है, पर वो मासूम है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक डरावनी औरत सामने आई और अपनी डॉटर के बारे में पूछने लगी। ओल्ड लू ने समझाया कि प्लेयर्स अक्सर सिर्फ 10 विश कॉइन्स के लिए आपस में लड़ते हैं और मारे जाते हैं। उसे हैरानी हुई कि वोंग मिंग ने कल रात ऐसा क्या किया जो उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला। वोंग मिंग ने बस इतना कहा कि उसने 4th फ्लोर पर जाकर गायब पेशेंट और वॉलंटियर को ढूंढा था। लू को शक हुआ कि वोंग मिंग खेल के गहरे सीक्रेट्स जानता है। लू ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि यहां मौजूद सभी लोग लिन्हाई शहर से हैं, क्योंकि यह दुनिया लोगों को उनके रीजन के हिसाब से चुनती है। युनले ने इस बात को माना। उसने एक लड़के से पूछा कि क्या उसके पिता उस मॉल की आग में घायल हुए थे। जब लड़के ने हां कहा तो उसने बताया कि उसके पति कैप्टन शिन होंग उसी हादसे में शहीद हुए थे। वोंग मिंग ने उस लड़के की हिम्मत बढ़ाई और कहा कि वो एक हीरो की फैमिली से है, इसलिए वो सेफ रहेगा। तभी लू ने उस बच्चे को अपना नंबर दिया और वादा किया कि बाहर निकलने पर वो उसे 1 लाख युआन देगा, बस वो कोई क्लू दे दे। बाकी लोग भी पैसों का लालच देने लगे और बाहर निकलने के बदले ऊंची बिडिंग लगाने लगे। वोंग मिंग यह सब देखकर हल्का सा हंसा। उसने कहा कि वो पैसों की बात भूल जाए, वो उन्हें सब कुछ बता देगा। उसने समझाया कि वार्ड 204 में जो औरत मिली थी वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर थी। उसने सबको वार्निंग दी कि जो निर्देश सबसे सिंपल दिखते हैं असल में वही सबसे बड़े ट्रैप होते हैं। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि उस कमरे की मां अपनी खोई हुई बच्ची के लिए किसी की भी जान ले सकती है। उसने सबको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को कहा क्योंकि रात होने वाली थी और डायरेक्टर फिर से शिकार पर निकलने वाली थी। वो औरत अपनी उम्र के हिसाब से बहुत स्ट्रांग थी और उसने वोंग मिंग को धमकी दी कि अगर उसे उसकी डॉटर नहीं मिली तो वो उसका अंत कर देगी। वोंग मिंग ने सोचा कि उसे इतनी तेज हमले की उम्मीद नहीं थी। उसे याद आया कि वो औरत चीजें भूल जाती है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और उसकी बेटी बनने का नाटक किया। उसने उसे मॉमी कहकर पुकारा और कहा कि उसकी प्यारी बेटी उससे मिलने आई है।
ये सुनते ही उस औरत का बर्ताव एकदम बदल गया। उसने पूछा कि क्या वाकई शॉन आई है। वोंग मिंग ने नखरे दिखाते हुए कहा कि क्या वो अपनी बेटी को भूल गई है। औरत ने कहा कि एक मां अपनी बेटी को कैसे भूल सकती है, पर आज वो कुछ अलग दिख रही है। लडचके ने बहाना बनाया कि ये आज का नया फैशन है और वो इसे नहीं समझेगी। उसने मां से कहा कि वो इतनी फियर्स क्यों हो रही थी, उसे बुरा लगा। वो औरत शर्मिंदा हो गई और माफी मांगने लगी। उसने बताया कि उसे लगा वोंग मिंग हॉस्पिटल का कोई असिस्टेंट है। वोंग मिंग ने पूछा कि उन लोगों में क्या बुराई है। औरत चिल्लाकर बोली कि वो सब धोखेबाज हैं। वो मरीजों को मारते हैं, खाना नहीं देते और उन्हें ऐसे इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाए। वोंग मिंग समझ गया कि इन बुजुर्गों के लिए असली खतरा यहाँ के हेल्पर्स ही हैं। तभी उस औरत ने पूछा कि क्या उसकी बेटी उसे घर ले जाएगी। उसने वादा किया कि अब वो कोई एक्सीडेंट नहीं करेगी। वोंग मिंग ने झूठ बोलते हुए कहा कि काम खत्म होते ही वो उसे घर ले जाएगा, बस पहले उसे कमरा साफ करने दे। औरत मान गई। अब नर्सिंग होम की दूसरी रात शुरू हुई। वोंग मिंग ने डायरेक्टर से पूछा कि आज उसके लिए क्या काम है। डायरेक्टर ने बताया कि एक शिपमेंट आई है और उसे ट्रक से सारे बॉक्सेस 5वीं मंजिल 5th फ्लोर पर पहुंचाने हैं। उसने सख्त चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन डिब्बों को खोलकर न देखे। वोंग मिंग ने हामी भरी, पर उसके दिमाग में उस वार्निंग को लेकर शक पैदा हो गया था। उसे लगा कि इन डिब्बों में जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। डायरेक्टर ने कहा कि वो बाद में वापस आएगी। वो वोंग मिंग के चेहरे पर शांति देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ के असिस्टेंट्स क्या खिचड़ी पका रहे हैं और उस रात कोई भी क्यों नहीं मरा। इस बीच बाहर एक बड्ढा ट्रक खड्डा था और एक आदमी बड्ढे बड्ढे बॉक्सेस उतार रहा था। वोंग मिंग उसके पास गया और पूछा कि क्या वो यहाँ काम करता है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया। वोंग मिंग ने फिर पूछा कि वो क्या कर रहा है। उस आदमी ने दुखी होकर कहा कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकता। लड़के ने पास जाकर कहा कि वो कोई गलत फहमी नहीं चाहता, बस ये जानना चाहता है कि इन डिब्बों में क्या है। उसने मजाक में कहा कि ड्राइवर उसे बिना कुछ बताए यहां से भागना चाहता है। वोंग मिंग ने उसे स्मोक ऑफर की ओर कहा कि जल्दी न करे। ड्राइवर को लालच आया और उसने पूछा कि सिगरेट कहाँ है। वोंग मिंग ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया और कहा कि पहले उसे एक हिंट चाहिए। आदमी गुस्से में बोला कि क्या वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन तभी वोंग मिंग ने एक पैसा दिखाया। उसने ठान लिया था कि वो बिना जवाब लिए उसे जाने नहीं देगा। पैसा देखते ही ड्राइवर का बर्ताव बदल गया और वो बोला कि ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वोंग मिंग हंसा और सोचने लगा कि पैसा क्या कुछ नहीं करवा सकता। ड्राइवर ने उसे सिगरेट दी, पर वोंग मिंग ने मना कर दिया और कहा कि उसे बस सच जानना है। आदमी ने पूछा कि क्या वो वाकई जानना चाहता है कि उन बॉक्सेस में क्या है। वोंग मिंग ने हां कहा। ड्राइवर ने बताया कि अमीर लोग अक्सर चीजें भूल जाते हैं। उसने खुलासा किया कि इन डिब्बों में कुछ खास नहीं, बस सॉल्यूशंस हैं, ज्यादातर नींद की दवा। लड़डचके ने पूछा कि इनका इस्तेमाल क्या है। आदमी ने बताया कि अगर कोई बुजुर्ग नॉटी हो जाता है तो एक इंजेक्शन उसे सीधा कर देता है। वोंग मिंग समझ गया कि यह वही दवा है जिसकी बात रूम 204 वाली औरत कर रही थी। वो औरत कह रही थी कि यह दवा किसी की भी जान ले सकती है। अब डायरेक्टर उसे वही डिब्बे ऊपर पहुंचाने को कह रही थी। वोंग मिंग सोचने लगा कि क्या वो वाकई किसी का अंत करना चाहती है। उसने ड्राइवर की तरफ मुद्दा कर पूछा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या वो यहां नया है? ड्राइवर ने बताया कि वो सिर्फ रात में सामान लेने आता है और उसने पूछा कि क्या वोंग मिंग को उस चीज से टकराने का डर नहीं लगता। जब वोंग मिंग ने इसका मतलब पूछा तो ड्राइवर माफी मांगने लगा कि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गया। वोंग मिंग ने उसे कुछ और बैंक नोट्स दिए और वादा किया कि उसने कुछ नहीं सुना। ड्राइवर अब और भी फ्रेंडली हो गया और सब सच बताने को तैयार हो गया। उसने एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाई जो अपनी बीमार मां के लिए पैसे कमाने यहां आई थी। उसने अपना अच्छा फ्यूचर छोड़कर इस नर्सिंग होम में एक असिस्टेंट की नौकरी की। सब ठीक चल रहा था, पर फिर उसकी मां गायब हो गई। जब वो मिली तो उसे बुरी तरह हर्ट करके गलियारे के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया था। वो मंजर बहुत खौफनाक था। दुख के मारे वो लडेच की पागल हो गई
और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वोंग मिंग समझ गया कि गलियारे में घूमने वाली वो गोस्ट असल में वही मां है। उसने पूछा कि क्या कभी उस गुनहगार का पता चला, पर ड्राइवर ने कहा कि वो तो बस एक डिलीवरी मैन है और उसे कुछ नहीं पता। ड्राइवर ने वोंग मिंग को सामान पहुंचाने के लिए जल्दी करने को कहा। उसने एक टिप दी कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक कैंडल जला लेना, क्योंकि कुछ अच्छे गोस्ट्स भी होते हैं जो दिल को राहत देते हैं। उसने वार्निंग दी कि ब्लड मून की वजह से 5वीं मंजिल पर जाते वक्त उसका सामना उस साये से जरूर होगा। वोंग मिंग ने ड्राइवर की दी हुई मोमबत्ती जलाई और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे फिर से उस गोस्ट की आवाज सुनाई दी जो उसके पीछे घिसट रही थी और उसे रुकने के लिए कह रही थी। वोंग मिंग ने गौर किया कि मोमबत्ती की वजह से वो रूह उसके करीब नहीं आ पा रही थी। वोंग मिंग ने हिम्मत दिखाई और चिल्लाकर कहा कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने उस फोर्स को पीछे हटने का हुक्म दिया। वो गोस्ट वुमन धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मोमबत्ती हाथ में थामे हुए वोंग मिंग ने राहत की सांस ली और कहा कि यह वाकई कमाल है। पर वो साया अब भी बुदबुदा रहा था कि वो उन्हें इकट्ठा करने का काम बस पूरा ही करने वाली है। 4th फ्लोर के पास कचरे के डिब्बे के करीब पहुंचते ही वोंग मिंग को शरीर का एक और हिस्सा दिखा। उसने ढक्कन खोला और उसका शक सच साबित हुआ। अंदर उसी कॉन्टेस्टेंट की लाश थी जो कल रात गायब हुआ था। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान की इच्छा उस पर हावी हो जाती है तो अंत ही उसे आजादी जैसा महसूस होता है। वो 5th फ्लोर के अकेले कमरे रूम 501 के सामने खड़ा ढहा था, जिस पर कोई जानकारी नहीं थी। वोंग मिंग को लगा कि डायरेक्टर के सारे सीक्रेट्स इसी कमरे में हैं। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, अचानक डायरेक्टर वहां प्रकट हो गई और पूछा कि वो क्या कर रहा है। लडचके ने बड्ढे कैजुअल अंदाज में कहा कि वो बस डिब्बे लेकर आया है। डायरेक्टर ने उसे पैसे दिए और कहा कि इन्हें यहीं हॉल में छोड़ दे। पर तभी उसकी स्माइल डरावनी हो गई। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने 5th फ्लोर पर कदम रखा तो वो यहां से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। वोंग मिंग को यह नाइंसाफी लगी कि काम खत्म होने के बाद वो उसे खत्म करना चाहती है। देखते ही देखते डायरेक्टर एक मॉन्स्टर में बदल गई और उस पर हमला कर दिया। उसकी एक एक ब्लो में 20 साल की ताकत थी। वोंग मिंग समझ गया कि उसका स्पिरिट आइटम उसे हराने के लिए काफी नहीं है। वो अपनी जान बचाकर गलियारे में भागा। वो पर्दे ढूंढ रहा था ताकि चांद की रोशनी रुक सके और उसका ट्रांसफॉर्मेशन थम जाए। पर्दे न मिलने पर उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। तभी वो गोस्ट गर्ल पीछे से आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। मॉन्स्टर ने हमला करने के लिए हाथ उठाया। तभी वोंग मिंग ने एक डेस्परेट चाल चली। उसने चिल्लाकर उसे डिस्ट्रैक्ट किया और एक भारी पंच जड्ढा। उसे पता था कि उसके स्पिरिट कार्ड का समय खत्म हो रहा है। उसने मॉन्स्टर को दीवार की तरफ फेंका, पर वो चिल्लाती हुई वापस आई कि यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वोंग मिंग ने रूम 501 के दरवाजे की तरफ देखा और उसे अपनी आखिरी चांस माना। उसने एक जोरदार लात मारी और दरवाजा तोड़ दिया। मॉन्स्टर बनी डायरेक्टर डर के मारे चीखी और उसे अंदर न जाने की चेतावनी दी, पर वांग मिंग ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ठीक उसी पल उसके स्पिरिट कार्ड का असर खत्म हो गया। हांफते हुए उसने सामने देखा तो उसे अतीत का एक मंजर दिखाई दिया। उसने देखा कि डायरेक्टर, जब वो एक मामूली असिस्टेंट थी, कोने में बैठकर अपनी बेहोश मां के लिए रो रही थी। वो अपनी मां से माफी मांग रही थी कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंजर बदला और उसने देखा कि वो लाडी डीएच की एक आदमी से पैसों की भीख मांग रही थी, पर उस आदमी ने उसे धकेल दिया। उसने बुरे लोगों से भी उधार लिया, पर कुछ काम नहीं आया। वो अपनी मां के सामने रोई कि उनकी बीमारी एक गहरा गड्ढा है जो कभी नहीं भरेगा। आखिरकार उस लडीएचकी ने तकिया उठाया और माफी मांगते हुए अपनी ही मां का गला घोंट दिया। वांग मिंग समझ गया कि डायरेक्टर ही वो लाडचकी है जिसकी कहानी ड्राइवर ने सुनाई थी। उसने सारी कड्डियां जोड़ डी लीं, सीढ़ियां, कचरे का डिब्बा और गलियारे में घूमने वाली वो गोस्ट वुमन असल में उसकी मां थी। वांग मिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपनी मां के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पर वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स में ये सब नॉर्मल था। इस बीच नीचे लॉबी में सब शांत था। ओल्ड लू ने कहा कि टेस्ट जल्द ही खत्म होने वाला है। एक लड्डी हैचके ने पूछा कि क्या भगवान उनकी विशेस पूरी करेंगे। लुई ने हां कहा, पर चेतावनी दी कि हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ जाती है।
जैसे ही ब्लड मून की रोशनी कम हुई, डायरेक्टर उनके पास आई। वो काफी अजीब लग रही थी। उसने ऐलान किया कि कल सुबह कुछ खास गेस्ट्स आने वाले हैं, इसलिए उन्हें सभी बुजुर्गों को नींद का इंजेक्शन लगाना होगा ताकि वे शांत रहें। उसने सबको उनके कमरों की जिम्मेदारी सौंप दी और चेतावनी दी कि अगर काम में कोई कमी रही तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। ओल्ड लू वांग मिंग के पास आया और कहा कि उसे एक जरूरी बात करनी है। लड्डीचके ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़े ने बताया कि पिछले टेस्ट्स में आमतौर पर 50 लोग होते थे, पर इस बार हालात कुछ अलग हैं। बूढ़े लुई ने वांग मिंग से पूछा कि उसे क्या लगता है, आखिर में कितने लोग बचेंगे। लड्डेचके ने थोड़ा सोचा, तभी लुई ने 3 उंगलियां दिखाईं, यानी सिर्फ 3। वांग मिंग ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि अभी बहुत ज्यादा लोग जिंदा हैं। लुई ने हां कहा और समझाया कि वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स में बहुत कम लोग बचते हैं और एक दूसरे को खत्म करना यहां आम बात है। इतने लोगों का जिंदा बचना उसे अनरियल लग रहा था। उसने चेतावनी दी कि कल का दिन टेस्ट का आखिरी दिन होगा और शायद उनकी जिंदगी का भी। वांग मिंग ने जिक्र किया कि कल रात कुछ अजीब हुआ था। डायरेक्टर ने उसे कुछ डिब्बे हटाने को कहा था और उसे शक है कि उन इंजेक्शंस में कुछ गड़बड़ है। लुई हैरान हुआ कि उसने फिर से वांग मिंग से मदद मांगी। उसने मजाक में पूछा कि क्या लड्डेच का उसे पसंद करता है। वांग मिंग हंसा और साफ कर दिया कि वो उसकी कोई बात नहीं मानने वाला। उसने बताया कि जिस दादी का वो ख्याल रख रहा था, उसने चेतावनी दी थी कि ये इंजेक्शन उनका अंत कर देंगे। लुई ने माना कि ये मिशन इतना सिंपल नहीं होगा और ये पक्का एक ट्रैप है। उसने तर्क दिया कि अगर बुजुर्ग मर गए तो उनके बच्चे चुप नहीं बैठेंगे। उसे लगा कि इंजेक्शन नहीं देने चाहिए, हालांकि वो गारंटी तो नहीं दे सकता था, पर डायरेक्टर के बर्ताव से लग रहा था कि अगर उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाए तो वो खुद वॉलंटियर्स को खत्म कर देगी। वांग मिंग ने लुई से कहा कि वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन करता है। उसने लुई को सुझाव दिया कि वो सबको ये बता दे, पर मानना न मानना उनकी मर्जी है। बूढ़ा लुई उसे थैंक्स बोलकर बाकी लोगों की तरफ बैठ गया। फर्श पर कमरों के नंबर वाली पर्चियां बिखरी थीं। वांग मिंग ने एक उठा ली। उसने उम्मीद की कि ये शाम सुकून से गुजरे। उसकी पर्ची पर लिखा था कि कमरे में जो डैड हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें हर वक्त निगरानी की जरूरत है, वरना वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नोट में लिखा था कि वो इकलौता बेटा है और अगर बीमारी ठीक न हो तो बेटे को खबर दी जाए। सबसे जरूरी वार्निंग ये थी कि मरीज के पट्टे कभी न खोले जाएं। जैसे ही वांग मिंग कमरे के अंदर गया, वो आदमी गिड्ड गिद्दाने लगा कि उसे आजाद कर दिया जाए। उसकी आंखों में बेबसी थी, पर वांग मिंग को उस नोट की सख्त चेतावनी याद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस आदमी की मदद करे या नियमों का पालन। वो आदमी लगातार चिल्ला रहा था कि वो बहुत दर्द में है और उसे मर जाना चाहिए। उसने वांग मिंग पर चीखते हुए कहा कि उसे भी उसी की तरह खत्म हो जाना चाहिए। अचानक वो बूढ़ा एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसके मुंह से एक डरावनी नीली जीभ बाहर निकली। वांग मिंग ने बिना डरे एक रस्सी पकड़ी और उसे जोर से खींच दिया। बूढ़ा उसकी इस फुर्ती को देखकर दंग रह गया। वांग मिंग ने उससे पूछा कि उसे इतनी जल्दी क्या है और वो उसे चैन से क्यों नहीं रहने देता। वो बूढ़ा अपनी जीभ बाहर निकाले वांग मिंग की तरफ बढ़ता रहा। वांग मिंग ने उसे कोई भी बेवकूफी न करने की चेतावनी दी और उसे रोकने की कोशिश की। बूढ़े ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। वांग मिंग हंसा और बोला कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था। बूढ़े ने उसे अपनी जीभ से सावधान रहने को कहा। कुछ मिनटों बाद वो आदमी शांत हो गया और दावा करने लगा कि वो एकदम नॉर्मल है और बिल्कुल बीमार नहीं है। उसने पूछा कि क्या वांग मिंग को उसकी बात पर यकीन है। वांग मिंग ने दो टूक जवाब दिया कि इसमें से कुछ भी सच नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसके पास तो हार्ट तक नहीं है। मरीज हैरान होकर पूछने लगा कि बिना दिल के कोई कैसे रह सकता है, क्या वो पागल है। वांग मिंग ने कहा कि यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। उसने अपनी शर्ट उठाकर अपना सीना दिखाया। बूढ़े को पहले लगा कि ये कोई चाल है, पर फिर उसने देखा कि वो एक गहरा निशान था। उसे वांग मिंग के लिए बहुत बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि ये लड़का अभी इतना छोटा है और उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। वांग मिंग ने सोचा कि अब जब ये आदमी शांत है तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जाए।
उसने कहा कि अब जबकि उसने उसके जख्म देख लिए हैं तो वो दोनों दोस्त हैं। लड़के ने पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा था जिसे वो खत्म करना चाहता है। बूढ़े ने अपना सिर पकड़ लिया और किसी को गालियां देने लगा। वो बार बार कह रहा था कि उसे उसे खत्म करना ही होगा। वांग मिंग ने पूछा कि क्या वो अपने बेटे की बात कर रहा है। वो बूढ़ा खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था और बस उसे जान से मारने की बात दोहरा रहा था। वांग मिंग उसका गुस्सा समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वो जोर से चिल्लाया, तुम्हारा बेटा बहुत पहले ही जा चुका है। ये सुनते ही उस एनिमी ने अपने नुकीले पंजे निकाले और वांग मिंग की तरफ बढ़ने लगा। मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि सारा मसला उस सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वह अपने बेटे को खत्म करना चाहता है। फिर उसने खुद ही जवाब दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बेटा पहले ही जा चुका है। अपनी ब्लू टंग बाहर निकाले उस बूढ़े ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है। वोंग मिंग ने दोबारा यकीन दिलाया कि उसका बेटा अब वहां नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी आखिरकार शांत हुआ और मान गया कि लड़का सही कह रहा है। वोंग मिंग को लगा कि वह सही रास्ते पर है। उसने बूढ़े से पूछा कि वह अपने इकलौते बेटे का अंत क्यों चाहता था। बूढ़े ने पुरानी बात याद करते हुए बताया कि सालों पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह बच सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। बूढ़ा अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपना घर बेचना चाहता था, लेकिन उसके बेटे ने मना कर दिया। उस पति पत्नी ने वह घर अपने बेटे के लिए ही दिन रात मेहनत करके खरीदा था, पर अंत में उस बेटे ने अपनी मां की जान से ज्यादा उस हाउस को अहमियत दी। ये बताते हुए बूढ़ा फिर गुस्से से भर गया। उसके दांत किटकिटाने लगे और मुट्ठियां भींच गईं। फिर वह अचानक हंसने लगा और चिल्लाया कि वह खुश है कि वह इंसान आखिरकार मर गया। वोंग मिंग को चिंता होने लगी कि उसका झूठ शायद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। तभी बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कल रिलेटिव्स मिलने आएंगे। वोंग मिंग ने हां कहा और पूछा, क्यों। बूढ़े ने समझाया कि हर बार जब रिलेटिव्स आते हैं तो इस नर्सिंग होम में बूढ़े लोगों की संख्या कम हो जाती है। उसने कहा कि पहले यहां बहुत भीड़ रहती थी, पर अब यह लगभग खाली हो चुका है। वोंग मिंग ने उसकी बात गौर से सुनी। इसी बीच बाहर फुल मून निकल आया और तीसरी रात खत्म होने वाली थी। अगले दिन लॉबी में विजिटर्स की भीड़ जमा हो गई। एक लड़की अपनी मां को पुकार रही थी और एक बेटा अपने पिता से पूछ रहा था कि क्या उन्होंने उसे याद किया। विजिटर्स अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े। तभी अचानक पूरे हॉल में अजीबोगरीब चीखें गूंजने लगीं। उस लड़की ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्या उसकी मां चली गई। एक आदमी ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि कल तक सब ठीक था। तभी एक और आदमी चिल्लाया कि उसके पिता की मौत हो गई है। विजिटर्स चिल्लाने लगे कि यह नर्सिंग होम पत्थर दिल है और यहां के स्टाफ को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वे चिल्लाए, स्टाफ मस्ट फेस द एंड। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन विजिटर्स के चेहरे अचानक मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। चारों तरफ मदद के लिए चीख पुकार मच गई। डायरेक्टर ने ठाका लगाया और चिल्लाया, जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही एक दिन हम सब धूल में मिल जाएंगे। पूरी तरह तबाही मच गई। पहली मंजिल के हॉल में खौफनाक राक्षस अपनी ताकत के साथ घूमने लगे। विजिटर्स जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर माहौल बहुत डरावना था। दूसरी मंजिल का कॉरिडोर भी लोगों से भरा था। सीढ़ियों के पास खड़ी एक घबराई हुई लड़की दूसरों को चेतावनी दे रही थी कि पास न आए, क्योंकि एक गोस्टली मॉन्स्टर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। तभी एन मौके पर मेन कैरेक्टर वहां प्रकट हुआ और उसने उस लड़की से पूछा कि वह कैसी है। लड़की ने कहा कि वह ठीक है, पर उसने घबराकर पूछा कि ये सारे मॉन्स्टर्स अचानक कहां से आ गए। वोंग मिंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से भागने लगा। उसने समझाया कि यहां रुकना बहुत खतरनाक है। उसे अब एहसास हुआ कि इंजेक्शन दिया जाए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका अंत पहले से ही तय था। उसे समझ आया कि कोई न कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा। कई राक्षस उनका पीछा कर रहे थे। उस घबराई हुई लड़की ने वोंग मिंग से कहा कि वह खुद को बचा ले, क्योंकि उसकी शक्तियां कम हो रही हैं और वह सबको नहीं बचा पाएगी। पर वोंग मिंग ने उसे छोड़ने से साफ मना कर दिया और भूतों से लड़ता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत से एक राक्षस को पंच मारा। उसे महसूस हुआ कि उसके स्पिरिट आइटम की शक्ति तो बढ़ गई है, पर कुछ गड़बड़ थी। बुरी आत्मा उसे अंदर से निगल रही थी।
उसका शरीर एक तेज आग की तरह चमकने लगा। उसे पता था कि अगर उसने अभी इस पावर को छोड़ा तो राक्षस उसे मार डालेंगे। वह सही मौके का इंतजार करने लगा और यह देखने का फैसला किया कि क्या वह इस शक्ति को खुद को निगलने से पहले कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही एक मॉन्स्टर पास आया, उसने हाथ बढ़ाकर राजा का आदेश दिया। तभी उसे बूढ़े लू की इंजेक्शन वाली बात याद आई। उसे सच का एहसास हुआ। डायरेक्टर ने इंजेक्शन नहीं खरीदे थे। सच तो यह था कि वे इंजेक्शन उन चिल्ड्रन ने खरीदे थे जो विजिटर्स बनकर आए थे। वे चाहते थे कि उनके बूढ़े माँ बाप का अंत जल्दी हो जाए। लड़की खुद को कसूरवार मानकर माफी मांगने लगी, पर वॉन्ग मिंग ने उसे शांत किया और कहा कि यह उसकी गलती नहीं है। तभी वॉन्ग मिंग को एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे राक्षसों से दूर ले गया। उसके गोल्डन स्पिरिट टिकट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। उसने रूम नंबर 203 का दरवाजा लात मारकर तोड़ा और टिकट एक्सपायर होने से ठीक पहले वे अंदर घुस गए। उसे उम्मीद थी कि यहां वह अपने आइटम के साइड इफेक्ट्स को हटा पाएगा। उसने पूछा कि रूम 203 के किराएदार के बच्चे कौन हैं। उसने विजिटर को खुद देखने के लिए कहा। उसने समझाया कि उसका पिता हमेशा रॉ मीट बचाकर रखता था क्योंकि उसे यह पसंद था, पर उस बेटे में कभी अपने पिता से मिलने आने की हिम्मत नहीं हुई। पिता को उस सड़ते हुए खाने के साथ अकेला छोड़ दिया गया था। पिता ने खुद को नजरअंदाज नहीं किया था, बल्कि उस बेटे ने किया था जिसे उसने पाला था। बेटे ने बहस की कि वह खाना सड़ा हुआ और घिनौना है और उसका बाप उसे अपनी जेबों में छिपाकर रखता था। वॉन्ग मिंग ने उसे चुनौती दी और उसकी तरफ एक कागज का टुकड़ा फेंका। बेटे ने अपने पिता का नोट पढ़ा। उसे कच्चा मांस पसंद है, सबसे ज्यादा। बेटे के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे अपना बचपन याद आया कि कैसे उसके माता पिता उसके लिए कच्चा मांस तैयार करते थे। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार किचन में घुसकर उस गंध की शिकायत की थी और धमकी दी थी कि अगर उसका पिता बुढ़ापे में गंदगी फैलाएगा तो वह उसे नर्सिंग होम भेज देगा। उसे एहसास हुआ कि जब उसके पिता ने वह खाना पहली बार बचाया था तब वह सड़ा हुआ नहीं था। वॉन्ग मिंग ने ठंडे लहजे में कहा, खाना इसलिए सड़ा क्योंकि तुम कभी मिलने ही नहीं आए। बेटे की आंखों में पछतावा और दुख भर गया। वह अपने पिता के पास गया, माफी मांगी और अपना हाथ बढ़ाते हुए वादा किया, मैं आपको घर ले जाऊंगा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर लंबे समय बाद एक मुस्कान आई और उसने खुशी खुशी अपने बेटे का हाथ थाम लिया। यह देखकर वॉन्ग मिंग और उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पूरे टास्क का नाम द वीपिंग ट्वाइलाइट, रोती हुई सांझ था, जो बुजुर्गों के आखिरी सालों का एक रूपक था। इसका मतलब था कि उनके जीवन की सांध्य बेला आंसुओं से भरी नहीं होनी चाहिए। उसी पल मॉन्स्टर्स ने हमला करना बंद कर दिया। वह खूनी ट्रायल आखिरकार खत्म हो चुका था। तभी एक रहस्यमयी आवाज ने वॉन्ग मिंग से वादा किया कि उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। उसने हवा में सुनहरे अक्षरों से अपनी विश लिखी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इस दुनिया के नियम बहुत क्रूर हैं। यहां एक अंग का मतलब एक इच्छा था, यानी वह एक ही बार में अपना पूरा शरीर वापस नहीं पा सकता था। खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए उसने अपनी विश बदलकर बस इतना लिखा, मैं जीना चाहता हूं। सुनहरे अक्षर तेज रोशनी के साथ चमक उठे। वॉन्ग मिंग की आंखें एक बड़े ऑपरेटिंग रूम में खुलीं। उसने अपना फोन चेक किया तो उसे छेद हुए दिल वाली इमेज दिखी। उसने अपनी शर्ट फाड़कर देखी, वहां निशान तो थे, पर वह सोचने लगा कि क्या बिना आंतरिक अंगों के उसे इंसान माना जा सकता है। वह खुद को जिंदा तो महसूस कर रहा था, पर पूरी तरह जीवित नहीं। वह देवताओं के इस अजीब तर्क और इच्छाओं की दुनिया के बारे में सोचने लगा। वह कपड़े पहनकर स्कैन के लिए अस्पताल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ऊंचे गेट की तरफ बढ़ा, छत पर बैठी एक टोपी वाली लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम इस नई दुनिया में देवताओं की सरसराहट सुनते रह सकते हो। इसी बीच उस नर्सिंग होम में वह डायरेक्टर, जो अब वापस एक छोटी लड़की बन चुकी थी, फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसकी मां की आत्मा उसके पास आ रही थी। उसने माफी मांगी कि वह एक बेवकूफ बच्ची थी। मां मुस्कुराई और कहा कि उसने कभी उसे दोष नहीं दिया, बल्कि वह खुद एक बोझ थी। जैसे ही मां ने हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। अचानक लाल बिजली कड़की और तेज धारदार हथियारों ने मां की रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक खौफनाक मॉन्स्टर की आवाज गूंजी, ये बेकार थी।
लड़की चिल्लाई कि उसने उस मॉन्स्टर के लिए कितने ही लोगों को खत्म किया है, फिर वह उसे और उसकी मां को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। मॉन्स्टर की आंखों में एक डरावनी चमक आई। उसने कहा, तुम्हारी बातें बकवास हैं। तुम्हारी पहली इच्छा सुंदर दिखना थी और दूसरी अपनी मां को वापस पाना। भगवान ने दोनों पूरी की। मॉन्स्टर मां के टुकड़ों के पास गया और मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर वह टुकड़ों में है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तुमने यह कभी नहीं बताया था कि उसे किस हालत में वापस लाना है। लड़की जमीन पर गिरकर रोने लगी। मॉन्स्टर ने अपने डरावने पंजे से उसका चेहरा पकड़ा और चेतावनी दी, अगर अगली बार कोई भी यहां से जिंदा बचकर निकला तो तुम इस दुनिया में अपनी जगह खो दोगी। वापस असली दुनिया में लिन हाई सिटी पीपल्स हॉस्पिटल में एक औरत परेशान होकर पूछ रही थी कि चांगू कहां गया। वोंग मिंग ने सुना कि चांगू ने बूढ़े लू का इलाज खुद ढूंढने की बात कही थी। एक लड़की ने चांगू को बेवकूफ कहा क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि बूढ़े लू के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक अन्य आदमी ने कहा कि जब चांगू वापस आएगा तो उसे पैसों के बारे में बात करनी होगी क्योंकि वे कंस्ट्रक्शन साइट से मिले 10 लाख रुपए अस्पताल पर नहीं फूंक सकते। यह सुनकर वोंग मिंग को एहसास हुआ कि यह लू चांगू का परिवार है और वे अभी तक नहीं जानते कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। अचानक एक डॉक्टर ने दरवाजा खोला और वोंग मिंग को अंदर बुलाया। स्कैन रूम के अंदर डॉक्टर के माथे पर पसीना था और उसने माफी मांगते हुए कहा, लगता है हमारी मशीन खराब हो गई है। क्या तुम कल वापस आ सकते हो? वोंग मिंग ने पूछा कि आखिर मशीन में दिक्कत क्या है। डॉक्टर ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी ऑर्गन्स की तस्वीर नहीं ले पा रहा हूं। यह पक्का मशीन की खराबी है क्योंकि किसी भी जीवित इंसान का बिना अंगों के होना नामुमकिन है। वोंग मिंग को अब यकीन हो गया कि उसके अंग वाकई गायब हो चुके हैं। यह बुरी खबर थी, पर अच्छी बात यह थी कि वह अब भी जिंदा था। उसने डॉक्टर की बात में हां मिलाई कि मशीन पक्का खराब होगी और वहां से निकल गया। लिन हाई सिटी की सड़कों पर चलते हुए उसने धूप से भरे आसमान की ओर देखा। वह सोच रहा था कि यह कितनी अजीब बात है कि बिना अंगों के भी वह खा पी सकता है और सामान्य रूप से काम कर सकता है। उसने एक बिलबोर्ड की ओर देखा और तय किया कि वह बाद में यह पता लगाएगा कि उसके शरीर का सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। भीड़ के बीच चश्मा और मास्क पहने एक लड़की रुकी और लोगों को गौर से देखने लगी। यह वही मॉन्स्टर गर्ल थी और जिसे वह ढूंढ रही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक शातिर चमक आ गई। इसी बीच वोंग मिंग अपना फोन चेक करते हुए चल रहा था। उसे यह बात बहुत अजीब लगी कि लू चांगू के मुताबिक सभी पार्टिसिपेंट्स इसी शहर से थे, लेकिन इतने सारे लोगों के गायब होने के बावजूद कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई। तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसका बॉस कान के पास चिल्लाने लगा, कितना टाइम हो रहा है, अब तक काम पर क्यों नहीं पहुंचे? क्या किसी दादी मां को सड़क पार करा रहे थे या इस महीने की सैलरी नहीं चाहिए? वोंग मिंग ने बॉस को शांत करते हुए झूठ बोला कि उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था और वह बस पहुंचने ही वाला है। उसने एक लंबी आह भरी। काम पर जाने का ख्याल ही थका देने वाला था। तभी शहर की एक गली में कुछ लड़के ग्वाओ नाम की एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वे उसे स्ट्रीट किड कह रहे थे और एक आवारा बिल्ली की रक्षा करने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। लड़की रोते हुए पूछ रही थी कि वे एक मासूम बिल्ली को जलाने की धमकी कैसे दे सकते हैं। उन गुंडों ने हंसते हुए बिल्ली को उनके हवाले करने को कहा। जब लड़की ने उन्हें पैसे देने की पेशकश की तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए। वे अपने गंदे हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगे और ग्वाओ दहशत से कांप उठी। तभी मदद के लिए एक आवाज आई। लिन यूशु नाम का एक ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला लड़का उसे बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ा। गुंडों ने पूछा, कौन है वहां? यूशु हीरो की तरह एंट्री मारना चाहता था, पर वह फिसल गया और सीधा उन बदमाशों के पैरों के पास मुंह के बल गिरा। उनमें से एक ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वो छोटा बच्चा लिन यूशु है। उसने उस पर पैर रखते हुए पूछा, क्या तू हीरो बनना चाहता है? लिन यूशु ने हंसते हुए कहा, हां, एक लड़की को तंग करना मजेदार नहीं है। उसकी जगह मुझे मारो, मैं बहुत मजबूत हूं। गुंडों ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसे चारों तरफ से लातों से पीटना शुरू कर दिया। लिन यूशु ने दर्द में भी कहा, अगर तुम मुझे मार रहे हो तो उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा,
बस मेरे चेहरे पर मत मारना। ग्वाओ उन्हें रुकने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और उसकी गोद में वो बिल्ली बेबसी से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। उन गुंडों में से एक ने ग्वाओ को गंदी नजर से देखा और कहा कि वे रुक जाएंगे, बशर्ते वह अपनी डिग्निटी दांव पर लगा दे। लड़की बिल्ली को सीने से चिपकाए बिलख बिलख कर रोने लगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वे जमीन पर पड़े उस लड़के को कुचल देंगे। लिन यूशु के होंठों से खून बह रहा था। फिर भी वह चिल्लाया, इसकी बात मत सुनना। अगर तुमने इनकी बात मानी तो मेरी यह पिटाई बेकार जाएगी। तभी उन विलन्स के पीछे से एक आवाज आई। वोंग मिंग हाथ में बैट लिए वहां खड़ा था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगा कुछ बड़ा हो रहा है, पर यहां तो सिर्फ 2 मामूली कीड़े मकोड़े हैं। उसने उन्हें एक मौका दिया और 3 तक गिनती गिननी शुरू की। अगर तुम नहीं भागे तो पछताओगे। गुंडे उसकी डरावनी शक्ल और तेवर देखकर सहम गए। वोंग मिंग ने गिनती जारी रखी और जैसे ही वह 3 पर पहुंचा, उसने अपना बल्ला घुमाया और उन दोनों की वो धुलाई की कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। लिन यूशु ने उठते हुए वोंग मिंग का शुक्रिया अदा किया, हालांकि वह अपनी शेखी बघारना नहीं भूला कि वह खुद भी संभाल सकता था। वोंग मिंग हंसा और लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम वोंग मिंग हो? वह हैरान रह गया कि लुड्की उसका नाम जानती है। उसने बताया कि वे कभी क्लासमेट्स हुआ करते थे। वोंग मिंग को उसका चेहरा थोड़ा धुंधला सा याद आया। उसने यूशु को किनारे किया और कहा कि उसे काम पर जाना है, पर लुड्की उसे उदास आंखों से जाते हुए देखती रही। जैसे ही वोंग मिंग आगे बढ़ा, उसे आसमान की ओर देखकर लगा कि उसे कहां जाना है यह उसे खुद नहीं पता। तभी उसे ऊंची हील्स के चलने की आहट सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई ऐसा है जो ह्यूमन नहीं है। पीछे से आवाज आई, तुम कहीं नहीं जा रहे। वोंग मिंग ने मुद्द कर देखा। उसे लगा कि उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। वह लड़की उस पर चिल्लाई और उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए खत्म करने की धमकी देने लगी। तभी वोंग मिंग को झटका लगा। यह तो उस बस की कंडक्टर थी। वह बिजली की रफ्तार से उसके पास आई। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। वोंग मिंग के चारों तरफ अचानक लाल बिजली और आग की लपटें उठने लगीं। मॉन्स्टर लड़की चिल्लाई, इस बार तुम नहीं बचोगे। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, वोंग मिंग के चारों ओर नारंगी और सुनहरी बिजली का बवंडर उठा और वह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। वोंग मिंग को समझ आ गया कि वह फिर से वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स में प्रवेश कर चुका है। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक विशाल डाइनिंग टेबल पर बैठा पाया जो तरह तरह के खानों से भरी हुई थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हुआ क्या था। वह हैरान था कि बस कंडक्टर जो वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स का हिस्सा थी, वह असली दुनिया में कैसे आ सकती थी। उसे एहसास हुआ कि यह गेम लोगों को जबरन अपनी ओर खींचता है। तभी उसने देखा कि पीले रंग के सूट में एक आदमी चिल्ला रहा था कि वह यहां कैसे पहुंचा। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी घबराए हुए थे। तभी एक लड़की ने सबको शांत रहने को कहा और अपनी प्लेट उठाने का इशारा किया। वोंग मिंग ने भी अपनी प्लेट उठाई, जिसके नीचे एक कागज का टुकड़ा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह लाल रोशनी में चमक उठा। संदेश साफ था, यह विला एक सेमेट्री में स्थित है और आपको यहां 10 दिनों तक जीवित रहना है। यह किसी मौत के फरमान जैसा लग रहा था। वोंग मिंग समझ गया कि यहां भूतों का होना तय है। उसने नोट किया कि कब्रिस्तान और 10 दिन जैसे कीवर्ड्स इशारा कर रहे हैं कि इस बार का टेस्ट बहुत डार्क होने वाला है। तभी भीड़ में से एक जानी पहचानी आवाज आई, घबराओ मत, हालात उतने भी बुरे नहीं हैं। वह आवाज लिन यूशु की थी। वोंग मिंग ने देखा कि ग्वाओ भी वहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वे तीनों एक ही समय पर इस दुनिया में खींचे चले आए हैं। इसका मतलब था कि इस गेम में मल्टीप्लेयर मोड भी है। विला की भव्यता देखकर लिन यूशु अपनी ही धुन में था। उसने कहा, तुम लोग इसे गलत नजरिए से देख रहे हो। क्या कभी ऐसे शानदार विला में रहे हो या ऐसा लजीज खाना खाया है? 10 दिन ऐश करो और अंत में अपनी एक विश पूरी करवाओ। यह तो बहुत कूल है। उसकी बातों से बाकी लोगों का डर थोड़ा कम हुआ और वे खाने पर टूट पड़े। वोंग मिंग यूशु की इस बेमतलब की ऑप्टिमिज्म को देखकर हैरान था। जहां सब हंस खेल रहे थे, मिंग को लगा कि कुछ बहुत अजीब होने वाला है। उसने सावधानी बरतते हुए पूरे विला का चक्कर लगाया। ग्राउंड फ्लोर, लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग और टी रूम। सेकंड फ्लोर, जिम,
कंप्यूटर रूम और बेडरूम्स। थर्ड फ्लोर, यहां उसने पौधों से भरा बरामदा, एक म्यूजिक रूम और डॉल्स से भरा एक बेहद डरावना कमरा देखा। जब वह वापस नीचे आया तो लोग सोफे पर बैठकर ठहाके लगा रहे थे। उसे लगा कि शायद इस दुनिया में रहने का यही सही तरीका है, मौज मस्ती करना। पर तभी एक डरा हुआ पार्टिसिपेंट, जिसके चेहरे पर पसीना था, खिड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि उस खिड़की से भूतनी बाहर आ सकती है? बाकी लोग उस पर हंसने लगे और उसे डरपोक कहने लगे, क्योंकि अभी तो टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था। पर वोंग मिंग जानता था कि इस विला की शांति किसी बड्ढे तूफान से पहले की खामोशी है। लिन यूशु ने गुआओ को ढांढस बंधाते हुए कहा कि जब तक वह उसके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। उसने मजाक में जोद्दा, अगर सदाको आने की हिम्मत भी करेगी तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। लेकिन तभी कांच तो ढहते हुए एक मॉन्स्टर के हाथ बाहर निकले। वो डरावनी लड़की कुएं से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। लिन यूशु ने घबराहट में गुआओ का कंधा पकड़ डैच लिया और चिल्लाया, वो तो सच में आ गई। उस भूतनी ने झपटकर एक लड्ढकी का सिर पकड़ डैच लिया और एक आदमी को वहीं खत्म कर दिया। चारों तरफ मौत का तांडव देख सब कांप रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, सिवाय वोंग मिंग के। वह बिल्कुल शांत रहा। वह धीरे से टीवी रिमोट के पास गया और बस पावर बटन दबा दिया। इससे पहले कि वह भूतनी पूरी तरह बाहर आ पाती, उसकी आकृति धुंधली होकर गायब हो गई। वोंग मिंग ने रिमोट को कसकर पकड़ ढे रखा ताकि उसे दोबारा आने का मौका न मिले। यह देखकर पूरे ग्रुप ने राहत की सांस ली और मिंग की चतुराई की तारीफ करने लगे। तभी किसी ने लिन यूशु से मजाक में पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि जो तुम बोलते हो वो सच हो जाता है? अगर ऐसा है तो जरा यहां एक खूबसूरत लड्डी डैचकी को प्रकट करके दिखाओ। यूशु ने कोशिश तो की, पर कुछ नहीं हुआ। तभी युमियन नाम की एक प्लेयर ने शांति से कहा, खतरा शुरू में ही सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इस दुनिया के रूल्स समझ लें और उनसे दूर रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वोंग मिंग को शक था। उसने तर्क दिया कि अगर यह गेम मूवी लॉजिक पर चल रहा है तो सिर्फ टीवी बंद करना काफी नहीं होगा। यूमियन ने अटकलें लगानी शुरू की कि अगर जापानी फिल्म का भूत आ चुका है तो हो सकता है कि अब स्लिट माउथ्ड वुमन सामने आए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूरे कमरे में एक डरावनी औरत की आवाज गूंज उठी। यह वही कुख्यात भूतनी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सामने आते ही इंसान की रूह कांप जाती है। वोंग मिंग ने महसूस किया कि युमियान ने जानबूझकर उस भूतनी का नाम लिया था ताकि वह हालात को टेस्ट कर सके। लिन यूशु ने गुआओ को पकड़ा और सबको भागने को कहा। वो भूतनी बड्ढे सिजर्स हाथ में लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और खिलखिलाते हुए पूछ रही थी, क्या मैं खूबसूरत हूं? एक आदमी डर के मारे इतना सुन्न हो गया कि वह हिल तक नहीं पाया। वह हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हां कहे या ना। उस डरावनी खामोशी के बीच भूतिया साय ने अपनी विशाल सिजर्स का इस्तेमाल किया और हंसते हुए एक झटके में उसे ढेर कर दिया। वह यहीं नहीं रुकी, बल्कि बाकी लोगों की तरफ मुड़कर वही खौफनाक सवाल दोहराने लगी। ग्रुप को समझ आ गया कि वह हार मानने वाली नहीं है, इसलिए सब जान बचाकर लिविंग रूम से भागने लगे। वोंग मिंग भागता हुआ एक कमरे में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जल्द ही उसे सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपना स्पेशल आइटम निकाला और खुद को आमने सामने की जंग के लिए तैयार किया। तभी लिन यूशु ने उसे आवाज दी। वोंग मिंग की घबराहट देखकर उसने शांत लहजे में कहा कि वे सुरक्षित हैं। वोंग मिंग हैरान था कि वह इतनी आश्वस्त कैसे है। लिन यूशु ने खुलासा किया कि जैसे वोंग मिंग के पास पिछले गेम्स के आइटम्स हैं, उसके पास लक नाम की एक विशेष एबिलिटी है। उसने दावा किया कि उसके पास रहने वाला हर शख्स सुरक्षित रहेगा और इतने सारे कमरों में से वह भूत उनके कमरे को कभी नहीं चुनेगा। लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे का हैंडल जोर जोर से खड़कने लगा। बाहर से उसी खौफनाक आवाज ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूं? वोंग मिंग के सब्र का बांध टूट गया। उसने झल्लाकर लिन यूशु से कहा कि तुम्हारी एबिलिटी गुड लक नहीं, बल्कि बैड लक है। उसी पल उस कटी हुई मुस्कान वाली औरत ने अपनी कैंची से दरवाजे को चीर दिया और अपना चेहरा उस गैप में घुसाते हुए उन्हें अपनी तरह खूबसूरत बनाने का ऑफर दिया।
जैसे ही वह हमला करने वाली थी, वोंग मिंग ने अपनी स्पेशल टिकट का इस्तेमाल किया। अचानक एक रहस्यमयी ब्लैक मिस्ट छा गई और वोंग मिंग के शरीर में एक शक्तिशाली स्पिरिट समा गई। रूह के प्रभाव में आते ही वोंग मिंग का डर गायब हो गया और उसका व्यक्तित्व आक्रामक हो गया। उसने भूतनी की आंखों में देखकर बेखौफ होकर कहा, हां, तुम खूबसूरत हो, पर अगले जन्म में तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने एक ही प्रहार इतनी ताकत से किया कि फर्श टूट गया और वे दोनों पहले लेवल पर जा गिरे। वोंग मिंग अब एक दरिंदे की तरह उस पर वार करने लगा, जिसे देखकर बाकी खिलाड़ी खौफ में आ गए। लिन यूशु ने उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वोंग मिंग अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के नशे में था और उसने पास आए एक ज़ॉम्बी को पल भर में मसल दिया। देखते ही देखते वहां ज़ॉम्बीज का झुंड जमा होने लगा। गू याओ घबरा गया। तभी लिन यूशु ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक भारी टुकड़ा ज़ॉम्बी की तरफ फेंका, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उलटा सारे ज़ॉम्बीज अब लिन यूशु की तरफ मुड़ गए। अपनी गलती का एहसास होते ही वह भागने लगी, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया। वोंग मिंग ने उसी भूतिया कैंची और अपनी रूहानी ताकतों के साथ छलांग लगाई और लिन यूशु को बचा लिया। अब उसका निशाना वो सारे मॉन्स्टर्स थे, रफ्तार और ताकत के एक ऐसे मंजर में जो आंखों के लिए धुंधला सा था। वोंग मिंग कमरे के आर पार बिजली की तरह घूमा। महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर वहां एक भी राक्षस जिंदा नहीं बचा था। सब कुछ शांत होने के बाद ही वोंग मिंग रुका। वोंग मिंग ने अपने चेहरे से खून के लाल धब्बे पोंछे और सबको एक सख्त चेतावनी दी कि अब से कोई भी किसी भूत या राक्षस का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। उसी समय असली दुनिया में एक महिला मोटरसाइकिल सवार सड़क पर बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। वह उसी गली में रुकी जहां से कुछ समय पहले वोंग मिंग गायब हुआ था। उसने अपना हेलमेट उतारा, जिससे उसका दृढ़ और प्रभावशाली चेहरा सामने आया। उसके कान में लगे ईयरपीस से एक आवाज आई, जिसने पूछा कि क्या उसे कुछ मिला। उसने रिपोर्ट दी कि उस व्यक्ति को पहले ही दूसरी दुनिया में खींच लिया गया है और वहां छोड़ी गई ऊर्जा को देखकर लगता है कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया है। उसने यह भी बताया कि इस इलाके में एक राक्षस दिखाई दिया है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स यह सुनकर दंग रह गया और उसने तुरंत बैकअप भेजने की बात कही। साथ ही उसे बेहद सावधान रहने की चेतावनी दी। शाओवान ने संदेश की पुष्टि की और जमीन पर पड़े खून के धब्बों को गंभीरता से देखने लगी। बाहर से वह एक साधारण और मासूम लड़की दिखती थी, लेकिन उसके भीतर गहरे और काले इरादे छिपे थे। इधर सर्वाइवल गेम, जिसे 10 दिनों तक चलना था, अभी 2.5 घंटे के निशान तक भी नहीं पहुंचा था। इतने कम समय में ही कई लोग राक्षसों का शिकार हो चुके थे और बचे हुए खिलाड़ी इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे कि वे पूरा हफ्ता कैसे गुजारेंगे। इस बीच वोंग मिंग शांति से कुछ खाना पकड़े हुए था। उसने इशारा किया कि दूसरी मंजिल पर अब कोई कमरा खाली नहीं है और दूसरों से पूछा कि क्या वे उसके साथ तीसरी मंजिल पर चलना चाहेंगे। लिन यूशु ने समझदारी दिखाई और उसके करीब रहने का फैसला किया। वोंग मिंग की बहादुरी ने युमियान नाम की एक अनुभवी खिलाड़ी का ध्यान भी अपनी ओर खींचा था। तीसरी मंजिल के एक कमरे में बसने के बाद लिन यूशु ने वोंग मिंग की पीठ की मालिश करते हुए उससे पूछा कि क्या वह शक्ति उसकी स्पेशल एबिलिटी थी, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी। वोंग मिंग चुप रहा। वह महसूस कर रहा था कि उस स्पिरिट का प्रभाव उस पर हावी हो रहा है और वह जानता था कि उसे इस शक्ति का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। उसने गुयाओ और लिन यूशु से पूछा कि उन जैसे 2 छात्र इस खतरनाक खेल में कैसे फंस गए, क्योंकि वे नौसिखिए नहीं लग रहे थे। गुयाओ ने उदासी से बताया कि यह उसका यहां दूसरा मौका है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई विशेष वस्तु या शक्ति नहीं है। उसने सुना था कि यहां इच्छाएं पूरी होने का तरीका बहुत अजीब और डरावना होता है, इसलिए उसने अभी तक अपनी इच्छा पूरी नहीं होने दी थी। वोंग मिंग ने सोचा और पूछा कि वह पहली बार इस खेल में कैसे आई, क्योंकि आमतौर पर यहां वही लोग आते हैं जो किसी हताशा में हों या जिनकी कोई बहुत तीव्र इच्छा हो। गुयाओ ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस समय वह किसी के प्रति बहुत नफरत और बदले की भावना से भरी थी और उसने अपनी जान लगभग गंवा ही दी थी। वोंग मिंग ने अंदाजा लगाया कि शायद वह किसी बदमाशी का शिकार हुई थी और उसने सलाह दी कि अगली बार उसे एक सुरक्षित भविष्य और खुद की रक्षा करने की शक्ति की कल्पना करनी चाहिए।
जब उसने लिन यूशु से पूछा तो उसने बताया कि यह उसका यहां तीसरा मौका है। 2 चुनौतियां पार करने के बाद भी उसे कोई वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन उसने पुष्टि की कि उसकी लक वाली क्षमता एक वास्तविक शक्ति थी जो उसने विकसित की थी। वोंग मिंग हैरान था कि बिना इच्छा पूरी कराए उसने 2 बार खेल खत्म किया था। लिन यूशु ने समझाया कि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वह इस सर्वाइवल गेम को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। उसका मानना था कि भले ही यह असंभव लगे, लेकिन किसी को तो कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि ऐसी दुनिया का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक महिला की आवाज आई, जिसने कहा कि उसके पास साझा करने के लिए एक सुराग है।